भारत की संसद ने सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए उनकी कार्यप्रणाली एवं उनके द्वारा जारी दिशा निर्देश को सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों तक पहुंचाने हेतु एक व्यवहारिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। परिचर्चा, विचार विमर्श एवं समूह शिक्षा के माध्यम से हम स्वर्णकार एवं सराफा समुदाय के बीच स्वर्ण उद्योग से संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देश की व्याख्या एवं उनका प्रसार करते हैं। परिचर्चा का लक्ष्य किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण की निंदा अथवा उन पर दोषारोपण नहीं। हमारा लक्ष्य स्वर्णकार तथा सराफा के बीच ज्ञान एवं जानकारी का प्रसार तथा उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना है। परिचर्चा में ऐसा कुछ नहीं जिसे भारतीय न्याय व्यवस्था अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध मानती हो। परिचर्चा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से निवेदन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिए गए अपने वक्तव्य को राजनीति से दूर एवं सराफा नीति के दायरे में रखें। जिम्मेदार भारतीय होने के नाते हम भारत की न्याय व्यवस्था, भारत के तमाम सार्वजनिक प्राधिकरण एवं भारत के वर्तमान नेतृत्व के प्रति अपने अटूट विश्वास की घोषणा करते हैं। जय हिंद। आ गई हैं उनके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज आप हमारी मुख्य अतिथि हैं और हम आशा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में आपके कहीं न कहीं हमारी समस्याओं के निदान के लिए आपका सहयोग जरूर मिलेगा। आप आई इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे और हमारा संपर्क परिवार की तरह आपके साथ निरंतर जारी रहेगा। कहीं समस्या होगी तो हम दिल्ली आके भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यदि हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो हम परिवार की तरह आपसे मिलेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी समस्याओं का निदान हो, जो वास्तविक समस्याएं हैं। कुछ यदि कहीं पर अन्य
सोच के साथ है, उसमें हम आपको कहीं भी कोई तरह की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए एक इंडस्ट्री में अच्छी बुरी सभी चीजें होती है, पूरे संसार में होती है। तो हम कहीं पर भी किस गलत नीयत को हम कहीं प्रोत्साहित करने का चेष्टा नहीं करेंगे। मैडम, आपसे आप आई इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यदि आप अपने आप को यहाँ चित्रित कर पाए, हम कहेंगे मनीष सर से कि उनके फोटो को खुद व्यक्तिगत यदि यहाँ अपना प्रेजेंटेशन बने सामने आ जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि हमारा यह परिवार आपके लिए बहुत आतुर है, आपकी देखने के लिए और आपकी इस आवाज सुनने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर पधारें। आप हमारी मुख्य अतिथि हैं। पुनः आपका अभिनंदन, वंदन। और इसी के साथ में मैं पुनः मनीष जी को आगे के संचालन की बात। मैम नमस्कार, मैं एस के मनीष, संयुक्त सराफा का संयोजक हूँ मैम। नमस्कार जी मैम। मैम बस मैं 5 मिनट लूंगा मैम। कुछ लोग हैं जो आपका अभिनंदन करेंगे, आपकी आगवानी करेंगे मैम। इसके बाद जो टाइमलाइन हम लोगों ने सेट किया है कि मैम एक प्रेजेंटेशन होगा मैम आपका, और उसके बाद जो FAQ है मैम, कुछ सराफा समाज से हम लोगों ने कुछ सवालों और कुछ क्वेरीज का संग्रह किया है, वो बारी बारी आपके आगे रखेंगे मैम। तो बस 5 मिनट मैम, कुछ लोग आपकी आगवानी और आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। श्री सूरवी कार्तिक, मिस्टर सूरवी कार्तिक। वेलकम मैडम, नमस्ते मैडम। मैं तमिलनाडु से सूरवी कार्तिक बोलता हूँ। बहुत बढ़िया मैम, आप BS से आप सीधा बात करने के लिए हमको बहुत भाग्यशाली है। मैं भी रिप्रेजेंट की इंडस्ट्री से BS को रिप्रेजेंट किया। मैं पूरा एक 1.5 साल तो मैं और मेरा टीम कम से कम 10-15 आदमी पूरा दुनिया से बहुत बात हो चुकी है, DD से, डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ। मिस्टर विनोद सोनी, आर यू ऑनलाइन सर? मिस्टर विनोद सोनी फ्रॉम गुवाहाटी। या मिस्टर विनोद सोनी, आप समस्त जो स्टेक होल्डर हैं सर, सभी को तो मौका न दिया जा सकता है समय अभाव के कारण, तो आप समस्त स्टेक होल्डर्स के तरफ से मैम का स्वागत करें, अभिनंदन करें सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो विशेष कर संयुक्त सराफा मोर्चा और भारतीय स्वर्णकार संघ का, कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी विभूतियों को एक साथ में जोड़ा है और BIS के साथ में एक जो ब्रिज का काम किया है। आज हमको सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि BIS के साथ में एक जो ब्रिज हमारा बना, डायरेक्ट जो ब्रिज बना है, कि हम अपने कोई भी प्रश्न है उनके साथ में डायरेक्ट मतलब 1 to 1 में बात कर सकते हैं और उनका हमें बहुत जो है बहुत मतलब सही तरीके से जवाब मिलेगा इसका। तो ये इनके लिए सबसे पहले धन्यवाद दोनों संस्थाओं का। और उसके बाद में मैं मतलब सारे सराफा व्यवसायों की जो तरफ से, पूरी संस्थाओं की तरफ से और सभी महानुभावों की तरफ से हम मतलब आभार व्यक्त करते हैं मैडम चित्रा गुप्ता जी का, कि जिन्होंने अपना जो बहुमूल्य समय निकाला और मतलब हमारे जो सारी समस्याओं का समाधान के लिए मैं उन सबकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ में सभी महानुभावों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी से केवल 2 बातें जो है छोटी छोटी बोलना चाहूंगा, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। सभी व्यापारियों को एक बात एकदम 100% समझ लेनी चाहिए कि हॉलमार्किंग लग चुका है और हमको इसको एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना है। मतलब अभी भी कई लोगों के जो है मन में होता है कि भी इसका कुछ चेंज हो सकता है, कि हो सकता है, हट सकता है, बिल्कुल नहीं। और हॉलमार्किंग मैं व्यापारियों की तरफ से आज BIS को पूरा एश्योरेंस देता हूं और सारे व्यापारियों को भी एक पर्सनल लेवल पर मेरा मत एश्योरेंस देता हूं कि हॉलमार्किंग हमारे व्यापारियों के लिए और सारे कंज्यूमर, सारे कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छी। और ये जो है अपना जो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें क्या होगा कि पारदर्शिता
हर प्रोडक्ट की पारदर्शिता जो है कंज्यूमर को मिलेगी, और कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन आज के दिन सबसे बड़ी चीज होती है। और कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर हर सामान को बेझिझक आज किसी भी हॉलमार्किंग वाली दुकान से जाके अपना आराम से खरीद सकते हैं और निश्चिंत होके। तो ये मैं जो सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया इसके लिए। और लेकिन इसमें BIS से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैडम कि प्रैक्टिकली हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है। आज ये मेरी बातों को कृपया करके आप मत अदरवाइज मत लीजिएगा। आज बहुत क्या है कि छोटे दुकानदार बहुत हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत छोटा सा है। तो हमें उन छोटे दुकानदारों के बारे में, उन मीडियम दुकानदारों के बारे में कि जो अपनी अपना जो परिवार चलाते हैं इससे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम आती है, हम आपके पास में समस्या लेके आएंगे। आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से हमको समाधान समझा दीजिएगा, और हम आपके हर बायलॉज को फॉलो करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैडम, अगर आपको उचित लगे तो, कि आपके पास में बहुत सारी संस्थाएं आती है, रोज की रोज कभी कुछ न कुछ, कभी कोई ना कोई संस्थाएं आती रहती हैं, और उसके बाद में संस्थाएं अपनी तरफ से कुछ न कुछ डिक्लेरेशन देता है कि हम आज गए थे मीटिंग में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो उसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती है कि वास्तव में मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ। अब संस्थाओं ने बोल दिया और व्यापारी बेचारा फॉलोअप करता है, फिर कुछ दिन के बाद में एक नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ दूसरा था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम कि जो मेजर इश्यूज होते हैं, आपके पास में जो संस्थाएं आती है, आप कुछ भी एक डिसीजन लेते हैं या कुछ भी एक सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो काइंडली एक प्रेस नोट के जो रूप में आप अगर निकाल देंगे ना, तब क्या कि सब व्यापारियों को और सब संस्थाओं को इसमें आसान हो जाएगी। फिर हम जो आपके प्रेस नोट को हम जो फॉलो करेंगे मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू विनोद साहब। मैम बस 2 मिनट और लेंगे सर। मैम श्री ओम प्रकाश बामलिया साहब, श्री ओम प्रकाश बामलुआ। यस मैम, ओम प्रकाश सोनी, भारतीय स्वर्णकार संघ से हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका नमस्कार। तो बस मैम, कानून फॉलो कर सके, इतने ही कानून बने तो उससे थोड़ा सा इजी रहता है, बाकी आप जैसे ठीक समझे। धन्यवाद मैम। थैंक यू। ये सर, ये जो मोमेंटो आपने दिखाई, ये सर एक बार दिखा सकते हैं थोड़ा सर प्लीज जी। ये सर फिर आप सर इसे बजाता वहां जाके मैम के ऑफिस में आप सर। जी, मैं मैम से परमिशन लेके और ऑफिस में जाके आऊंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा दिल्ली में ज्वेलरी का काम। जी तो थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। मैम यही था। और मैम मैं चाहूंगा कि अब जो आपका जो संबोधन है, जो प्रेजेंटेशन है मैम, आप उसे कृपया शुरू करें, और उसके बाद फिर मैम हम लोग वो जो FAQ है, जो हम लोगों ने सवाल संग्रह किया है, उसको लेके हम लोग आगे चलेंगे। प्लीज मैम। ओके। मैं दुलीचंद जी और सोनी जी और सारे स्वर्णकारों का सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हॉलमार्किंग को अपनाया है और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपकी जो समस्याएं हैं आप उनको आमने सामने बैठ करके समझना चाहते हैं और सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो मैं पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस देख रही हूँ तो अटेंडेंस भी बहुत अच्छी है, तो उससे पता चलता है कि सब लोग कितना एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं कि HUID आने के बाद से उनके कार्य में क्या लाभ होगा और क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सब आपके क्वेश्चंस लेने से पहले मैं एक छोटा सा, जो आपने हमें अपने क्वेरीज एडवांस में भेजे थे उनको ध्यान में रखते हुए और जो सरकार ने नीति बनाई है उसके बारे में मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगी,
लिखा शायद इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में सब बताती जाऊंगी, तो आई थिंक वो सबके लिए कंफर्टेबल होगा। सोनी जी, यस मैम, हिंदी और बिल्कुल। इंग्लिश दोनों चलेगा ना मिला हाँ करके? हाँ हाँ, कहीं दिक्कत नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, अब आगे, राइट। आई होप सभी लोगों को ये हमारी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिख रही है मैडम, बिल्कुल दिख रही है। ओके, चंदन नेक्स्ट। हाँ, अब मैं सबसे पहले, बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है, बहुत बड़ी नहीं है, हमने बहुत छोटे तरीके से इसमें सारी चीजें अपनी बताने की कोशिश की है, जो सरकार की तरफ से प्रयास रहा है और अब तक हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हॉलमार्किंग की जरूरत हिंदुस्तान में हमें क्यों पड़ी? क्योंकि पता है हम सबको कि हिंदुस्तान को हम स्वर्ण चिड़िया कहते आए हैं, स्वर्ण भारत कहते आए हैं, और यहाँ पे लोगों को सोने की तरफ बहुत खास अट्रैक्शन है। तो लोगों को अपना पैसे का कीमत मिले, एक अच्छा माल मिले, वो तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही थी। और उसको हम कैसे, गुणवत्ता को हम कैसे जांच कर सकते हैं, तो उसके लिए आरबीआई ने जब ये स्कीम बनाई थी तो बीआईएस को ये कार्यभार संभाला गया था कि आप थर्ड पार्टी एश्योरेंस कस्टमर को दे सकते हैं हॉलमार्किंग लगा करके। और सबसे बड़ी बात अब जो ये सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान जो है अब सबसे बड़ा गोल्ड का मार्केट बन जाए संसार में। तो ये हमारे 4-5 चीजें थी जिसके लिए हम लोग हॉलमार्किंग लेकर के आए थे। नेक्स्ट, अगर हम पिछले 5 साल में देखें कि हॉलमार्किंग का कितना हमारा प्रगति हुई है, तो आप देखेंगे 2018 से लेकर के 2023 तक हम लोगों ने कहा, हमारे पास ज्वेलर सिर्फ 20-25 हजार होते थे और आज की डेट में हमारे पास 1.5 लाख से ज्यादा ज्वेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हॉलमार्किंग सेंटर्स जो हमारे पास 800 के करीब होते थे, आज की डेट में वो हम 1450 के करीब पहुंच गए हैं। अगर हम आर्टिकल्स हॉलमार्किंग ज्वेलरी का हम देखते हैं, तो अब हमने 1 साल के अंदर 12 करोड़ आर्टिकल्स को हॉलमार्क कर दिया है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से की अगर हम माने, तो हिंदुस्तान में सोने की खपत 750 से 800 टन तक की मानी जाती है, और वो अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ आर्टिकल की ही होती है। तो अगर हमने इतने आर्टिकल्स ऑलरेडी हॉलमार्क कर लिए हैं, तो ये सोचिए कि अभी हिंदुस्तान में और हम कितना कुछ कर सकते हैं। और पिछले 15 दिन में, जब से 1 तारीख से HUID मैंडेटरी हुआ है, हम लोग 15 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आर्टिकल ऑलरेडी हॉलमार्क कर चुके हैं। यानी कि एक दिन में करीब करीब 6 लाख से ज्यादा आर्टिकल हॉलमार्क हो रहे हैं। आगे चलो, नेक्स्ट। अब हम ये बात करते हैं कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग तो हमारी सन 2000 से चल रही थी, ठीक है। अब 2000 के बाद से जो चल रही थी वो थोड़ी बहुत चल रही थी, मैंडेटरी नहीं थी, क्योंकि सबके बहुत सारे कंसर्न्स थे मैंडेटरी बनाने के लिए। अल्टीमेटली 2021 में पहला एक्ट नॉर्मली एक्चुअली जो आया था वो 2020 में आया था, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते 2021 आ गया, क्योंकि उसमें स्वर्णकारों के अपने कुछ कंसर्न्स थे, AHCs के थे, सबके एप्रीहेंशंस होते हैं। तो सरकार ने सबके एप्रीहेंशंस का ध्यान सुनते हुए, ध्यान रखते हुए, फिर ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग की हमने जून 2021 से, 23 जून 2021 से। अब हमने किस कानून के तहत ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग की है? मैंडेटरी हॉलमार्किंग करने के लिए अगर आपने हमारा BIS का एक्ट देखा होगा 2016 का, तो 2016 के एक्ट में हमारा जो सेक्शन 15(2) और सेक्शन 15(3) है, उससे हमें ये एक पावर मिलती है, एक अथॉरिटी मिलती है कि हम ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्किंग कर सकें। और ज्वेलरी के ऊपर जो हम हॉलमार्किंग करते हैं उसके लिए हमारा एक मानक होता है, आपने अगर देखा होगा तो IS 1417, उसके हिसाब से हम लोग हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किए हैं, जिसके हिसाब से कोई भी ज्वेलर ज्वेलरी को, कॉइन्स को हॉलमार्क किए बिना मार्केट में नहीं बेचेगा। लेकिन सबकी सुनते हुए ये हमने जब हमने 23 जून 2021 में हमने इसको शुरू किया था, तब हमने इसको 256 डिस्ट्रिक्ट में किया, जहां पर कि हमारे कम से कम एक हॉलमार्किंग सेंटर हमारे पास था।
तब हमने 256 डिस्ट्रिक्ट में किया। अब हमने हॉलमार्क करने की प्रक्रिया में किसको ये हक दिया कि बैकस्लाइड कि वो हॉलमार्किंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी पूरी चेन को देखें कि गोल्ड कहाँ से आता है, कौन बनाता है, कौन उसको स्टोर करता है और कौन उसको बेचता है, तो इस पूरी चेन में हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं। तो जिम्मेवारी किसकी आएगी? जो उसको हॉलमार्क करेगा। उसको हमने जब सबसे डिस्कशन किया, सबसे हमने सबके व्यूज पूछे गए, तो ये समझ में आया कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक रिटेलर भी, एक छोटा ज्वेलर भी हो सकता है जो अपना छोटा छोटा काम अपना आर्टिजन से कराता है, कोई भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर। तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल बन जाता है। वो किसी भी बीच में पॉइंट पे हो सकता है, जिसने भी पहली बार सोने के गहनों को बेचा, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल होता है। और उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो जो भी वो ज्वेलरी मार्केट में आगे देगा, उसके ऊपर उसको हॉलमार्किंग करवानी होगी। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को ये हमारा क्लियर कर देगा। और जिम्मेवारी भी उसी की होगी जिसने हॉलमार्किंग कराई है, पेनल्टी भी उसी के ऊपर पड़ेगी। साथ में पेनल्टी जो हॉलमार्किंग सेंटर है, अगर उसके काम में कमी पाई गई तो पेनल्टी तो उसको भी पड़ेगी। अगले आ जाओ। हाँ, तो ये एक छोटा सा मैंने बिल्कुल एक सिंगल स्लाइड में जो हमारे जिस स्टेप से हुआ, मैं 2021 तक तो पहुंच गई, तो 256 डिस्ट्रिक्ट और 3 कैरेटेज हमारे इसमें आए थे, 14, 18 और 22। उसके बाद आप स्वर्णकारों की बात सुनते हुए सरकार ने जाना कि इन 3 कैरेटेज के अलावा भी हमारे कैरेटेज हैं जो मार्केट में चलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसके बाद हमने जो हमारा मानक है 1417, उसमें हमने संशोधन कर दिया। और संशोधन करके हमने उसमें अब 6 कैरेटेज बना दिए, 14, 18, 20, 22, 23 और 24। साथ ही साथ में 256 के बाद जो हमारे कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ और जिलों में हमारे हॉलमार्किंग सेंटर खुलते गए, तो उनको भी हमने मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में हम ले आए, जो कि अब संख्या हमारी 288 हो गई। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आज के डेट में हमारे पास करीब करीब 340 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर्स बन चुके हैं। तो आने वाले समय में उनमें भी मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो सकता है। अब उसके बाद जब हमने ये 23 जून 2021 से हॉलमार्किंग मैंडेटरी किया, उस समय में पुराना हॉलमार्क चल रहा था जिसमें 4 मार्क होते थे। BIS का लोगो होता था, ज्वेलर का होता था, ये आपका AHC सेंटर का होता था और प्योरिटी होती थी। लेकिन जुलाई 2021 से, क्योंकि जब हमारे स्टैंडर्ड में हमने अपना एक प्रावधान कर दिया, हमने मार्किंग अपनी बदल दी 1417 में, और उसमें हमने हॉलमार्किंग के लिए हम HUID ले आए। दैट इज हॉलमार्क। HUID क्या है? HUID हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हमारा एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस हैं, वैसे ही ज्वेलरी को भी एक हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया और उसको हमने बोला हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब जुलाई 2021 से मार्च 3 तक दोनों मार्क चल रहे थे। HUID भी चल रहा था और पुराना वाला भी चल रहा था, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आ रहे थे कि स्टॉक में लोगों के पास पुराना हॉलमार्क ज्वेलरी रखा हुआ है, उसका क्या करेंगे। तो उस सब चीजों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये माना और 1 साल 9 महीने का समय दिया गया कि आप लोग अपना पुराना ज्वेलरी को निकाल सकते हैं, आप उस मार्क के साथ आप उसको बेच सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन दोनों मार्क होने से कंज्यूमर को भी एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सही मार्क क्या है, वो क्या जानेगा, उसको नहीं पता है। उसको तो ज्वेलर ने जहां से भी वो खरीद रहा है, उसको तो जो बोल देंगे वो मान लेगा।
तो ग्राहकों में इस तरीके का कंफ्यूजन ना आए और हमें पुराना हॉलमार्क जो खत्म हो गया, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी नहीं रहा, स्टैंडर्ड में भी खत्म हो गया, और हॉलमार्किंग हम अपने कानून के हिसाब से करते हैं, तो हमें अपने नए मानक के हिसाब से ही करनी है। तो नया मानक को हमने इम्प्लीमेंटेशन का तारीख, जब हमने गजट नोटिफिकेशन निकाला 3 तारीख को, 3 मार्च 2023 को, तब हमने उसमें ये बोला कि कोई भी इंसान जो कि सोने के ज्वेलरी का बिजनेस करता है, वो 31 मार्च के बाद से पुराने हॉलमार्क, जो हमारे पुराने 4 हॉलमार्क हैं, वो वाली ज्वेलरी नहीं बेचेगा। अब वो सिर्फ HUID के साथ में ही बेचेगा। ये हमने अपने पुराना जो हमारा QCO था जुलाई का, 23 जून 2021 वाला, उसमें हमने ये एक संशोधन किया कि अब आप इसमें सिर्फ HUID के साथ ही माल बेच सकते हैं, उसके अलावा अब आप नहीं बेच सकते। उसके बाद फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आए। आप सब जो उस मीटिंग में रहे भी होंगे, जो 24 मार्च को मंत्रालय में सेक्रेटरी सर के चेयरमैनशिप में हुई थी, जिसमें कि हमने पूरा डाटा जो हमारे पास था कि कितने लोगों ने अब हॉलमार्किंग करनी शुरू कर दी है, कितनी बढ़ गई है, तो उन सबको देखते हुए ये कहा गया कि जिन ज्वेलर्स ने, ब्यूरो ने जब 2021 जुलाई में ये पूछा था कि किसके पास ओल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी है, जो वो डिक्लेयर कर देंगे, हम उनको 30 जून तक का समय देते हैं कि वो अपना पुराना स्टॉक को या तो नया हॉलमार्क करा लेंगे, और अगर बिक जाता है तो वो बेच सकते हैं, उसमें कोई उनको परेशानी नहीं है। ये है हमारे अब तक के नॉर्म्स, और आई होप इसमें से आपके बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलो। हाँ, अब जो हमारा HUID है, ये मैंने आपको सब कुछ चीजें बता तो दी है। अब HUID के होने से है क्या? HUID में 3 चीजें आती हैं। एक तो हमारा BIS का लोगो आता है, आर्टिकल की प्योरिटी आती है, कैरेटेज में भी और फाइननेस में भी, और 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक कोड आ जाता है, जो मतलब या तो 6 नंबर भी हो सकते हैं, 6 अक्षर भी हो सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। और ये आप सबको पता है कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक HUID है, ये BIS के सिस्टम से जनरेट होता है। जैसे ही कोई आर्टिकल हॉल मार्किंग के लिए पहुंचता है, अपनी पूरी टेस्टिंग के बाद, पूरी प्रक्रिया के बाद, तो ये ऑटोमेटिक नंबर हमारे सिस्टम से जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो HUID है, ये ट्रेसेबल है। हम लोग अपने सिस्टम पे बैठे बैठे देख सकते हैं कि ये HUID किस आर्टिकल पे, कहां पे, किसने लगाई है। ठीक है, तो आगे की कहानी तो ये मैं आपको बता दी हूं, और आगे चले। नेक्स्ट चलो। अब आप ये देखेंगे 1 अप्रैल 2023 से ये पुराना वाला मार्क नहीं चलेगा, जिसमें कि BIS का लोगो था, प्योरिटी थी, एसेइंग सेंटर का मार्क भी था और ज्वेलर का मार्क भी था। ये अब नहीं चलेगा। अब जो चलेगा वो ये है, जिसमें BIS का लोगो होगा, प्योरिटी होगी और HUID होगा। नेक्स्ट। अब कुछ लोगों के मन में शंकाएं आ रही हैं कि जो हम अभी तक हॉलमार्किंग कर रहे थे 2021 से, और जो अब 2023 में हम लोग 3 मार्च से हम लेकर के आए हैं हॉलमार्किंग का, तो इसमें उनको कोई परेशानी कुछ वो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये दोनों स्कीम का 2-3 स्लाइड में मैं वो सारी चीजें आपको दिखा दूंगी कि आपको नई स्कीम में आने से कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑर्डर जो है वो 288 डिस्ट्रिक्ट में था, पुराना भी नया भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैरेटेज, उसमें भी 6 कैरेटेज थी, इसमें भी 6 कैरेटेज है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब जो हॉलमार्क हमारे दोनों चल रहे थे, पुराना वाला भी और HUID वाला भी, वो 1 अप्रैल से बदल गया है, अब सिर्फ HUID चलेगा। नेक्स्ट। इसके अलावा जो हमारी एग्जेम्पशंस थी
जो हमारी जुलाई 2021 से जो हमारी एग्जेम्पशंस चली आ रही थी, वो सारी की सारी एग्जेम्पशंस अभी भी चलेंगी। जैसे कि कोई भी आर्टिकल अगर हमारा एक्सपोर्ट के लिए है तो उसमें हॉलमार्किंग होना कोई जरूरी नहीं है। अगर वो 2 ग्राम से कम के वजन का है तो उस पे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई करना चाहता है 2 ग्राम से कम ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्किंग, तो उसको कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको जो मार्किंग करनी होगी वो HUID ही करनी होगी। ठीक है। और अब कोई आर्टिकल अगर कोई कंसाइनमेंट बाहर से इंडिया में हॉलमार्किंग के लिए आई है तो वो भी जब तक कंसाइनमेंट में है, जब तक हॉलमार्किंग नहीं होती है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। कोई भी आर्टिकल जो मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए है वो भी एग्जेम्प्टेड है। गोल्ड के धागे से बनी हुई सारे आर्टिकल्स इसमें से एग्जेम्प्टेड हैं। कोई भी अनफिनिश्ड आर्टिकल जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसने फर्दर प्रोसेसिंग उसकी होनी है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट, गोल्ड बुलियन किसी भी शेप में, चाहे वो बार, प्लेट, शीट, फॉयल, रॉड, वायर, स्ट्रिप, ट्यूब, कॉइन, किसी भी शेप में है, वो मैंडेटरी हॉलमार्किंग के उससे बाहर है। कोई भी आर्टिकल एक्सपोर्ट और फिर रीइम्पोर्ट होता है, एक बार एक्सपोर्ट हुआ फिर वापस इंडिया में आया, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। एग्जीबिशन में जाना है, B2B एग्जीबिशन इंडिया में करनी है या बाहर एग्जीबिशन के लिए जाना है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। जो हमारे इंडिया की, खासकर इंडिया की ये स्पेशल ज्वेलरी है, हमारी कुंदन, पोल्की या जड़ाऊ, इतने डिफरेंट वैरायटीज की, वो भी एग्जेम्प्टेड है। वॉच, फाउंटेन पेन, ये भी एग्जेम्प्टेड है। और वो ज्वेलर्स जिनको आप छोटे ज्वेलर्स मानते हैं, छोटे और मीडियम लेवल के मानते हैं, जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है सालाना, वो पहले भी एग्जेम्प्टेड है, वो इसमें अभी भी एग्जेम्प्टेड है। तो जो हमारे छोटे ज्वेलर्स हैं उनको इस तरीके की इसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए उनको अभी एग्जेम्प्ट रखा गया है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है जो हॉलमार्किंग, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आगे चलो। बेनिफिट्स तो आपको पता है, जो हम लोग बार बार कहते हैं, और इसके लिए आप वेरीफाई कैसे, और ये HUID वेरीफाई करने का काम हम कहें कि ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए है, तो ये सिर्फ एक कंज्यूमर के लिए नहीं है। एक ज्वेलर, एक रिटेलर, एक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, पूरी चेन में जो भी कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल के बाद ज्वेलरी खरीद रहा है, वो सब HUID को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो HUID है ये हमारा जेन्युइन है, ये हमारा फेक नहीं है। तो हम सिर्फ ये कहें, क्योंकि हम सभी एट द एंड ऑफ द डे हम सब कंज्यूमर हैं। पूरी जो आपकी चेन है उसमें हर कोई एक कंज्यूमर है। रिटेलर होलसेलर के लिए कंज्यूमर है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होलसेलर कंज्यूमर है, मैन्युफैक्चरर के लिए आपका होलसेलर कंज्यूमर है। तो हम सब कहीं ना कहीं उस चेन में बंधे हुए हैं एज ए कंज्यूमर। और ये ऐप हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हम लोग सब इसको यूज कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं की है तो आप सब लोग भी डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी आप लोग अपना माल खरीदते हैं उसका HUID आप एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, अब आता है कंज्यूमर पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है जो हमारा नया हॉलमार्क आ रहा है। इसके बारे में भी बहुत सारी धारणाएं अभी चल रही हैं, कुछ गलत फहमियां लोगों के दिमाग में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम सरकार ने ये किया है वो इसलिए किया है कि कंज्यूमर जो इतना आज की डेट में आप देखें तो 60,000 के ऊपर गोल्ड का प्राइस जा रहा है, तो जो भी कंज्यूमर अपना ज्वेलरी खरीद रहा है, एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको प्योरिटी मिले। और प्योरिटी के साथ में वो कहाँ से खरीद रहा है, जिसके उसका भरोसा बनता है। हम जानेंगे कि सदियों से जो ये ज्वेलरी का काम चला आ रहा है, जो सुनार का, आप सब तो ज्वेलरी इसी लाइन के, और आई एम वेरी श्योर कि आपकी जनरेशंस इसी काम में रही होंगी। और एक भरोसे के साथ हम लोग भी जब जाते थे, तो मतलब अपने टाइम में जब हम लोग ज्वेलरी खरीदने जा रहे थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें, हमारे दादा नाना के जो पुराने पुरखों के ज्वेलर्स चल रहे हैं, हम लोग वहीं जाते थे, क्योंकि एक भरोसा होता है। अब वो भरोसा
एक तो वो भरोसा है ही जो हम लोग अपने जनरेशन्स वाले ज्वेलर्स के पास जाते हैं। दूसरा भरोसा जो सबको अगर नहीं भी है, कोई भी एक जाता है और एक नए दुकानदार से खरीदता है, तो उसके लिए उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो HUID का अब एक सिस्टम आया है जिसमें कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी है, तो ये कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है ये उतनी ही फाइननेस की और प्योरिटी की है जितने के लिए आपने उसका पैसा दिया है। ठीक है। और दूसरा कंसर्न है कि क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, तो बहुत सारे सब लोगों के पास करोड़ों में होगी पुरानी ज्वेलरी रखी हुई, हमारे पास भी है, जो कि हॉलमार्क नहीं है। ज्वेलरी ज्वेलरी है, वो आज की डेट में भी उतनी ही वैलिड है। हाँ, अब जब कंज्यूमर उसको मार्केट में बेचने जाएगा या ज्वेलर उसको खरीदेगा, तो अब आसान है उसकी प्योरिटी चेक कराना। उसकी प्योरिटी का पूरा अब एक प्रोसेस है। वो AHC सेंटर से अपनी प्योरिटी चेक करवा सकता है। AHC सेंटर उसको प्योरिटी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और साथ में वो अगर उसको हॉलमार्क कराना चाहे तो हॉलमार्क भी करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी हॉलमार्क ज्वेलरी अनहॉलमार्क ज्वेलरी है, वो भी आप मार्केट में आराम से एक कंज्यूमर उसको दे सकता है, एक ज्वेलर उसको उससे खरीद सकता है प्योरिटी चेक करके, कोई उसमें हमारी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर कंज्यूमर को कहीं पर भी कभी भी लगता है कि पुरानी जो ओल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी थी 23 जून 2021 से पहले जो 4 मार्क के द्वारा जो हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी थी, अगर कंज्यूमर उसको टेस्ट करवाता है और उसकी प्योरिटी अगर कम आती है, तो जो कानून के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो उसको कंपनसेशन उस केस में भी मिलेगा। तो इसलिए अगले पे आए हम, अगला स्लाइड लो चंदन। अब हमारे को जो कुछ कंसर्न्स रेस किए गए थे कि ओल्ड फॉर हॉलमार्क ज्वेलरी जो पुरानी है अगर वो नहीं बिकती है तो हमें उसका क्या करना है। उसको आप रीहॉलमार्क कर सकते हैं। रीहॉलमार्क करने के आपके 2 तरीके हैं, आप इरेज करके नया मार्क लगाना चाहते हैं या उसी मार्क के साथ में आप नया HUID भी लगा सकते हैं। BIS की तरफ से इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब ज्वेलर के पास जब कंज्यूमर गया अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके जो हॉलमार्क नहीं थी या पुरानी हॉलमार्क थी, ज्वेलर उसको मेल्ट करके नया ज्वेलरी पीस बनाता है और उसको बेचता है, तो उसको हॉलमार्क करानी होगी, क्योंकि अब कोई भी आर्टिकल बिना हॉलमार्किंग के मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में, इस बात का आप ध्यान रखिए, जो हम बात कर रहे हैं हम अभी 288 मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाहर भी अगर कोई ज्वेलर ने BIS के साथ अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचेगा, तो वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचेगा, चाहे ही वो हमारी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती है। दूसरा इशू जो एक रेस किया गया कि अगर किसी जिले में एक ही AHC सेंटर रिकॉग्नाइज्ड है और वो हमारी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, खुदा ना खास्ता किसी कारण से वो AHC सेंटर बंद हो जाता है, तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट से बाहर हो जाएगी? तो ऐसा तो नहीं होगा, वो उससे बाहर नहीं होगी, क्योंकि जो भी उस AHC के बंद होने के कारण रहे होंगे, या तो वो स्टार्ट होगा या वहां पे कोई नया AHC सेंटर बनेगा। और उसके अलावा सरकार अभी 2 और नए तरीके का ये सिस्टम लेकर के आई है, जो कि एक ऑफ साइट सेंटर्स, जहां पे डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट में कोई ज्वेलर है, ठीक है, और उसको ज्वेलर कह रही हूँ, सॉरी, AHC सेंटर है
और उसको ये लगता है कि पास में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ AHC सेंटर नहीं है लेकिन वहां पे ज्वेलर्स बहुत हैं और उन ज्वेलर्स को हमारे यहाँ आने में तकलीफ हो सकती है, तो सरकार ने एक स्कीम चलाई है, उसमें उनको बोलते हैं ऑफ साइट सेंटर्स। तो वो AHC सेंटर उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफ साइट सेंटर अपना खोल सकता है जहां पर वो हॉलमार्किंग करेगा। सिर्फ एक काम है उसमें कि जो फायर एसए है, फायर एसए के लिए उसको वो ज्वेलरी अपनी मेन सेंटर पे लेके आनी होगी और फायर एसेइंग करके वापस ऑफ साइट सेंटर पे जाएगा और वहीं पर उसकी HUID की मार्किंग होगी। दूसरा काम जो भी सरकार ने किया है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अभी नहीं है हॉलमार्किंग सेंटर, वहां पर कोई भी अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जहां पर की एक लेबोरेटरी होती है, वहां पर BIS एक हॉलमार्किंग सेंटर खोलेगा, लोगों को वहां के प्रोफेसर्स या जो भी वहां के टीचर्स होंगे उनको ट्रेनिंग देगा टेस्टिंग की, और वहां पर हॉलमार्किंग की सुविधा को बनाया जाएगा। तो ये काम अभी प्रोग्रेस में है, जो अभी शुरू किया है। हम लोग बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ टाइम में मुझे लगता है कि ये सुविधा भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट। फिर एक ये कहा गया था कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन कहाँ पे AHC सेंटर्स है, ये हमें नहीं पता चलता है। उसकी आपको हम एक लिस्ट दे दे। वो लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको वहां पर वो लिस्ट पूरी मिल जाएगी। अगर किसी को इसको देखने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे हॉलमार्किंग डिवीजन से, या जो हमारे ब्रांचेस में और रीजनल ऑफिसेज में हमारे हॉलमार्किंग ऑफिसर्स हैं, आप उनसे ये इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे मिल जाएगी कि कहाँ पे हमारे AHCs हैं, कहाँ पे हमारे OSCs हैं। ठीक है। और एक कंसर्न ये भी दिखाया गया कि ज्वेलर्स जब अपनी, या मैन्युफैक्चरर या रिटेलर जो भी अपना हॉलमार्किंग कराने के लिए AHCs के सिस्टम में अपना ज्वेलरी का सिस्टम डालता है, तो उसको एडवांस में पता चल जाता है कि ये ज्वेलरी आने वाली है, इतने आर्टिकल आने वाले हैं, और उसको अपना, हाँ, उसको पता चल जाता है। लेकिन एक चीज बता दें हम कि ये इंफॉर्मेशन या तो ज्वेलर को पता है या उस AHC सेंटर को पता है। BIS का जो पोर्टल है वो हमारा फुल्ली प्रोटेक्टेड है, फायरवॉल फैसिलिटी है, फुल्ली एन्क्रिप्टेड है, तो उसमें इतनी आसानी से तोड़ करके ये इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं है। ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन और किसी के पास नहीं होती है। और वैसे भी जब आप सब लोगों ने इतना कंसर्न रेज किया था तो AHCs को हम लोगों ने कहा था कि उनको अपने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का प्रोविजन करना है। बाकी के सिक्योरिटी मेजर्स तो ऑलरेडी वो लोग अपने यहाँ पे करते ही हैं। और जो आपका एक और इशू है कि डाउन द चेन HUID हमारा पोर्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू दिस थिंग। सॉफ्टवेयर हमारा इसका बना हुआ है, पर अभी किन्हीं कारणों से ये काम हम अभी शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब लगेगा कि हमें करना है तो ये काम हमारा जल्दी शुरू हो सकता है, इसमें हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। बट अभी कुछ कंसर्न्स हैं काफी स्टेक होल्डर्स के, तो बना हुआ है लेकिन अभी शुरू नहीं किया है। दूसरा एक इशू जो रेस किया गया था कि ज्वेलरी का वेट हम लोग BIS केयर ऐप पे दिखाएं, ये सजेशन मान लिया गया है और अभी हम अपना BIS केयर ऐप में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज आ जाएगी। और साथ ही साथ कुछ लोगों का कंसर्न्स था कि ज्वेलर्स का नेम और हॉलमार्किंग सेंटर का नेम और ये सब नहीं आने चाहिए, लोग उसमें जाकर के खुद डायरेक्ट निगोशिएट करना शुरू कर देते हैं, बीच की चेन में से लोगों को बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो अभी भी किसी महानुभाव ने अभी कहा था कि हमें जो मिडल मैन है, हमें उनके कंसर्न्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके बिजनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ये बात मान ली है कि हम किसी का नाम नहीं देंगे।
अगर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर होगा, वो हम डालेंगे तो उससे जिसको भी आगे ढूंढना है तो वो लाइसेंस नंबर डाल करके आगे ढूंढ सकता है। अपेरेंटली BIS केयर ऐप में एकदम से सबका नाम पता नहीं आएगा, इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है, तो आई थिंक थोड़े दिनों में ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट चल, हाँ, अब उसके बाद है जब सैंपल फेल हो जाते हैं, जब सैंपल फेल हो जाते हैं और कोई कंटेस्ट करता है टेस्ट रिजल्ट्स को, जब टेस्ट रिजल्ट्स को वो कंटेस्ट करता है तो हमारे रेगुलेशंस में ये प्रावधान है, नॉट ओनली फॉर हॉलमार्किंग, इट इज देयर फॉर अवर अदर स्कीम्स ऑल्सो, कि आप अपने काउंटर सैंपल की टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन काउंटर सैंपल की टेस्टिंग के हमारे कुछ प्रावधान है जो हॉलमार्किंग के लिए नहीं, वो हमारी सभी स्कीम्स के लिए एक ही तरीके का प्रावधान है कि उसके लिए आपको जो भी हमारे चार्जेस हैं वो पे करने होंगे। और अगर टेस्टिंग आपको विटनेस करनी है, BIS के ऑफिसर से भी विटनेस करवानी है, तो उसकी जो फीस है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। हाँ, अब उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि अगर सैंपल पास हो जाता है तो वो हमारी फीस रिफंड हो जानी चाहिए। देखिए, खर्चा तो हमारा तो पूरा हुआ है टेस्टिंग करने के लिए, सो वो फीस तो वापस नहीं होती है। लेकिन अगर सैंपल पास हो जाता है तो उसमें देखिए ज्वेलर और AHC दोनों को ही फायदा है, उनके ऊपर कोई एक्शन आगे होगा ही नहीं। ठीक है, आगे चंदन नेक्स्ट। एक और इशू उठा था हमारे पास, इसके रिप्रेजेंटेशंस भी आए थे, वियना कन्वेंशन का हमें मेंबर बनना चाहिए। ये आई थिंक बीच में बार बार इशू आता रहा है, और अगर हम देखें ये 1972 में साइन हुई थी और 1975 में शुरू हुई थी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ प्रेशियस मेटल अमंग दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। और लार्जली इसमें जो कंट्रीज हैं वो सारी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं। आज की डेट में इसमें 24 लोग हैं और उनका एक कॉमन मार्क है CCM। नेक्स्ट। तो अगर हम डाटा देखते हैं जो हमने मांगा था, क्योंकि हमारे पास अभी भी रिक्वेस्ट आई थी कि हम वियना कन्वेंशन के मेंबर बन जाएं। वियना कन्वेंशन का मेंबर बनने के लिए हमें उसके बेनिफिट्स भी होने चाहिए। तो जो हमें डाटा अभी तक प्रोवाइड किया गया था कि हमें इससे एक्सपोर्ट में फायदा होगा, अगर हम अपना डाटा देखते हैं और जो हमें GJEPC की तरफ से ही दिया गया है, तो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो USA, UAE, सिंगापुर और हांगकांग में है। और इनमें से कोई भी कंट्री वियना कन्वेंशन की मेंबर नहीं है। तो हम अगर सोच रहे हैं कि वियना कन्वेंशन का मेंबर बनने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उसके लिए हमने मेंबर्स जो GJEPC है, हमने उनसे कहा था कि आप हमें पिछले 3 साल का डाटा दे दीजिए कि हमने यूरोपियन कंट्रीज में जो मेंबर 24 कंट्रीज हैं उनमें हमारा कितना एक्सपोर्ट हुआ है और व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, ताकि हम उसके ऊपर अपना कुछ एक्शन ले सके। वियना कन्वेंशन के पहले हमें प्रोज एंड कॉन्स एंड बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट। ये था हमारी तरफ से एक प्रेजेंटेशन। अब आप अपने जो क्वेश्चंस हैं सोनी जी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, काफी जानकारी मिल गई। और हम लोगों ने जो सवाल संग्रह किए हैं उनमें से भी बहुत सारे सवालों का जवाब इस PPT में था। मैम अगर आप अलाउ करें तो मैं वो जो सवाल हम लोगों ने संग्रह किए हैं वो सवाल किस स्टेक होल्डर ने दिए हैं उनके नाम के साथ मैं वो आप पूछना चाहूंगा। मैम आप अलाउ करें। बिल्कुल करिए। और जिन सज्जन ने, जिन स्टेक होल्डर्स ने ये सवाल दिए हैं, हमें आशा है कि आपके सारे शंका इससे दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ बच जाते हैं तो यह जो मीटिंग है ये अभी चर्चा का दौर नहीं छेड़ा जा सकता है समय को देखते हुए, तो आप उसके बाबत हमें मेल भेज देंगे, मैम के ऑफिस, DDG ऑफिस को वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपको आशा है जवाब मिल जाएगा आगे भी। फिलहाल के लिए मैं पूछ रहा हूँ
मैम एक जो कॉमन सा सवाल था कि HUID क्या है, ये अधिकतर जो MSME वर्ग के लोग हैं वह यह जानना चाहते हैं। तो इसका कुछ हद तक तो मैम आपने जवाब दे दिया है, अगर 2 लाइन अगर बोलना चाहें तो आप प्लीज मैम। नहीं, इसके आगे वो और क्या जानना चाहते हैं, ये तो हमने बता दिया कि HUID जो है ये इसमें 3 मार्क रह गए हैं। अब एक BIS का लोगो होगा, प्योरिटी होगी, और 6 डिजिट का 6 अंक, या तो वो अंक होंगे या वो अक्षर होंगे या दोनों का मिलाकर के एक 6 डिजिट का यूनिक नंबर बनेगा जो कि हमारे पोर्टल से जनरेट होगा। अगर कोई ज्वेलर, इसमें मैं एक ये भी कह दूं, जो हम फेक हॉलमार्किंग की आजकल बहुत चर्चे चलते हैं और हम लोगों को भी सुनाई देते हैं कि ज्वेलर्स ने अपने यहाँ पर लेजर मशीन रख ली है, सस्ती सी आती है, अपने यहाँ रख ली है और वो 6 डिजिट का कुछ भी लगा देंगे। अगर आप BIS केयर ऐप पे जाकर के देखेंगे तो वो नंबर वहां पे फेक पाया जाएगा, क्योंकि वो हमारे सिस्टम से जनरेट ही नहीं हुआ होगा, उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए जो ऐसा करना चाहेंगे कोई भी ज्वेलर, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये सबके हित की बात है। हाँ जी। नेक्स्ट वन मैम, किस कानून के अंतर्गत HUID 14/17/2016 को लागू किया गया है? यह सवाल है श्रीमान विजय आनंद अग्रवाल जी का। आप महामंत्री हैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन मेरठ के। जी मैम। हाँ, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो BIS का एक्ट है 2016 का, उसका आप सेक्शन 15(2), 15(3) देखेंगे तो उसके तहत हमने ये लागू किया है। जी नेक्स्ट वन मैम। HUID 14/17/2016 की सहायता से हॉलमार्क आभूषण को ट्रेस किया जा सकता है। ब्यूरो आभूषण को ट्रेस क्यों करना चाहती है? यह सवाल है महाराष्ट्र के श्री विजय कुमार भोसले का। आप कोल्हापुर सराफा व्यापारी संघ के डायरेक्टर। जी मैम। हम क्यों ट्रेस करना चाहते हैं? हम ट्रेस नहीं करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता है उसको जो माल मिल रहा है वो उसको अपना वैल्यू फॉर मनी के लिए मिल रहा है। अगर उसको लगेगा कि उसके साथ ठगी हुई है, ठीक है, तो अगर ट्रेसेबिलिटी है तो हम चोर को पकड़ सकते हैं ना, कि इसने चोरी की है, और उसको ग्राहक को, उपभोक्ता को उसका खामियाजा जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करा सकें। जी मैम, हमारे भी वेबिनार में कुछ लोग यह पूछते हैं, तो जो मैं समझाता हूँ कि उपभोक्ता के हित के संरक्षण के लिए यह जरूरी है। हाँ। तो इसे लागू कीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और करेल भाई साहब अगर आप ऑनलाइन हैं सर तो आप माइक अनम्यूट रखें, और कहीं मैम से आप क्लैरिटी चाहें तो आप पूछ सकते हैं सर। जी नहीं, आप चलिए ना, आगे चलिए, जो क्वेश्चनरीज बाकी है उसको कर लेते हैं। जी मैम, सवाल नंबर 4 है, ट्रेसेबिलिटी वाली HUID IS 14/17/2016 से ज्वेलर्स को सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, ऐसा हमारा सोचना है, कृपया प्रकाश डालें। यह सवाल है वेस्ट बंगाल के श्री उमेश सर्राफ का। आप अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के वेस्ट बंगाल के संयोजक हैं। जी मैम। देखिए, ये HUID हमारा चल रहा है जुलाई 2021 से, ठीक है, तो उसमें क्या परेशानियां आई हैं, हमने करीब 1.25 साल का समय दे दिया कि आप नए सिस्टम के हिसाब से आप आ जाइए। तो ज्वेलर्स ने हमें आज तक तो ऐसा नहीं, कोई ऐसी परेशानी ऐसे नहीं बताई है। रादर वो लोग तो खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है, आप ग्राहक के, उपभोक्ता के हित की बात कर रहे हैं और इससे सिस्टम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उनकी अपनी कोई इश्यू है, ऐसा किस तरीके की परेशानी उनको आ रही है, अगर वो बताना चाहेंगे तो हम उसका उसी तरीके से फिर समाधान भी बता पाएंगे। जी मैम, इसमें मैम आप अलाउ करें तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा मैम। हाँ बोलिए। मैम, इसे जो हम लोग जो समझाते हैं मैम कि यह सही मायने में यह जो एक्ट है, यह हॉलमार्क सेंटर और जो मैन्युफैक्चरर है, दे आर ओनली लेवल फॉर द अंडर कैरेटेज ऑफ द ऑर्नामेंट्स, और जो होलसेलर और रिटेलर उनसे आभूषण लेते हैं वो अगर विधिवत बिल से लेंगे तो अंडर कैरेटेज के भार से, उसके अपराध से वह दूर रहेंगे। बिल्कुल। तो मैम आधा जो एक्ट है और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है मैम, वो सब इनके लिए है, अंडर कैरेटेज के लिए है। तो अंडर कैरेटेज के भार से तो सीधा ही मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। जी मैम।
अगला सवाल है मैम, यह सवाल है श्री राजकुमार बब्बर जी का। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मैम स्वर्णकार संघ जम्मू एंड कश्मीर के। तो हमने सर कोशिश किया मैम कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर राजस्थान से लेके इम्फाल तक ये सारा कुछ कवर किया जाए। तो मैं उसके लिए बड़ा खुश थी कि मैंने कहा आपने हर स्टेट से लोगों को जोड़ा है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। जी मैम, और उसमें मैम जो 2-4 स्टेट छूट गए हैं उनके बाबत भी 2 लाइन मैं बोलूंगा बाद में मैम। पहले ये सवाल जो है तो इनका मैम ये है कि दो शब्द आपसे सुनना चाहते हैं। ये जो ऑर्डर 2023 है, इतना कुछ तो मैंने प्रेजेंटेशन में बता दिया, उसके अलावा भी अभी और कुछ सुनना है? नहीं, ठीक है मैम। तो इसके आगे चलते हैं मैम। इसके बाद जो आया मैम सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर 2023, आपने भी बोला वो कि आप बेच सकते हैं, 30 जून तक बेच सकते हैं। ये जिन्होंने डिक्लेयर किया है, जिन्होंने BIS को डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पास ये 4 ओल्ड हॉलमार्क रखा है। 30 जून तक वो 15 अगस्त थी मैम। 30 जून, जी मैम, 30 जून तक बेच सकते हैं। हाँ। और डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख थी 15 अगस्त 2021, लास्ट डेट। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैम, एक अगला सवाल है। यह आग्रह है श्री अनिल बराड़िया, छत्तीसगढ़ राज्य सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से। यही सवाल था मैम, सॉरी, ये मैं उनको पीछे उनका नाम बता, ये इन्हीं का था, सेकेंड वाला, सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर के बारे में। ठीक है। इसके बाद मैम है ये श्री कमल वर्मा जी, संयुक्त सराफा मोर्चा के गोवा के डायरेक्टर हैं। उनका सवाल है कि ब्यूरो ने किस आधार पे, किस धारा के तहत यह जो स्टॉक स्टेटमेंट मांगा था, किस धारा के तहत स्टॉक स्टेटमेंट? सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 ऑफ द BIS एक्ट। थैंक यू मैम। अगला सवाल है मैम, ये पटना के सबसे बड़े एवं सबसे पुराने ज्वेलर्स एसोसिएशन स्वर्ण व्यवसाय संघ पटना सिटी के अध्यक्ष श्रीमान शशि शेखर रस्तोगी जी का। ज्वेलर्स स्वर्ण आभूषण पर मौजूद HUID मुहर के बाजू में ओल्ड हॉलमार्क का मुहर रख सकते हैं अथवा नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इरेज करना चाहते हैं इरेज कर दीजिए, रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ हमारा जो मुद्दा है कि 1 अप्रैल के बाद आपका HUID दिखना चाहिए। बिल्कुल मैम, इरेज करने में मैम थोड़ा सा हाँ, तो इसीलिए हमने कह दिया कोई बात नहीं, आप रखा रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। जी मैम, थैंक यू फॉर दैट मैम। ये एक है श्री ओम प्रकाश सोनी बामलुआ जी। आप दिल्ली से डायरेक्टर हैं भारतीय स्वर्णकार संघ के, भारतीय स्वर्णकार संघ, उसके डायरेक्टर हैं दिल्ली से। 2 ग्राम से कम वाइस प्रेसिडेंट है सॉरी सर, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय स्वर्णकार संघ के, दिल्ली से हैं। इनका पूछना है मैम कि 2 ग्राम से कम वजन के स्वर्ण आभूषण पे ओल्ड हॉलमार्क मौजूद है, 2 ग्राम से कम का मैम, उस पे क्या कहना है मैम? सेम रूल है, देखिए 2 ग्राम से कम वैसे तो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर आप हॉलमार्क लगाएंगे तो 1 अप्रैल के बाद क्या लगाना है? HUID जी, तो वो तो आपको लगाना ही है, ओल्ड हॉलमार्क नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं मैम। आफ्टर सेल सर्विस जो उपभोक्ता का अधिकार है, उसके अंतर्गत किसी उपभोक्ता ने नॉन हॉलमार्क अथवा ओल्ड हॉलमार्क आभूषण का रीपॉलिशिंग एवं मरम्मत के लिए उन्हें सराफा ज्वेलर्स को दिया, तो उसे वह अपने प्रतिष्ठान में, अपने तिजोरी में किस तरह रखेंगे कि BIS एक्ट के किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन न हो? देखिए, हम बिजनेस की सारी चीजें तो अब नहीं बता सकते ना, हमने तो आपको कानून और नियम बता दिया, ठीक है। अब हम उंगली पकड़ के कितना चलाएंगे, अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते। ये तो आप खुद अपने आप से देखेंगे कि आपके बिजनेस को क्या सूट करता है, कहाँ पे आप जब कानून को फॉलो कर रहे हैं, कहीं आप उल्लंघन तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप हर कोई अपना एक सिस्टम बनाता है जी मैम, कि ये हमारा सिस्टम होगा, ये मेरे पास पुराना माल, और वो कितना आएगा, मतलब ये हर एक ज्वेलर को पता होता है उसके पास किस तरीके का काम है, ठीक है ना। सारे ज्वेलर्स तो पुराना गोल्ड नहीं बेच रहे, महीने में 1 आया 2 आया या डेली के 10 पीस आए, ये तो हर एक को अपना बिजनेस मॉडल पता होता है, ठीक है ना। तो वो अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिसाइड करेगा, उसमें हम लोग अलग से ऐसा नहीं बता सकते।
बिल्कुल हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब आप कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं, चाहे पुरानी को आप रिफर्बिश करके बेच रहे हैं चाहे नई बेच रहे हैं, कस्टमर का बोलो, इंटरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। उसका प्रोटेक्शन किसमें है कि उसके ऊपर HUID और उसको जो प्योरिटी मिल रही है वो उसको पता है, उसको कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे को इस प्योरिटी का मिल रहा है। ठीक है जी मैम, जी मैम। हाँ हम लोग जो ओल्ड गोल्ड आर्टिकल रिसीव करने का रिसीव फॉर वाउचर पे रिसीव करते हैं और इश्यू वाउचर पे उन्हें वापस उपभोक्ता को देते हैं, तो जो लेबर चार्ज होता है। अतुल तांगड़ी जी का, आप प्रधान है सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ हिमाचल प्रदेश के। मैम यह जानना चाहते हैं कि BIS वेबसाइट के FAQ के अनुसार ज्वेलर्स उपभोक्ता के पुराने एवं नॉन हॉलमार्क गोल्ड आभूषण क्रय कर सकते हैं, तो उन क्रय किए गए आभूषण को तिजोरी में कैसे रखें, क्योंकि अगर वो नॉन हॉलमार्क है मैम तो प्राइमा फेसिया तो वो एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन चूंकि ओल्ड गोल्ड परचेज करने का राइट है तो उसे स्टोर करने के लिए मैम कुछ थोड़ा डायरेक्टिव। फिर अब वही आप पूछ रहे हैं ना, मैं वही कह रही हूँ, आप हर एक का अपना अपना बिजनेस मॉडल है, आप उसको अपना कहीं पर भी स्टोर करते हैं, आपने उसके ऊपर लिख दिया ये मेरे पास पुराना फला फला से आया, कोई इनवॉइस कोई रसीद कोई कागज तो बना के रखेंगे ना। ओल्ड गोल्ड कस्टमर को भी आप कुछ देंगे, हाँ तो आप वाउचर तो कुछ बनाएंगे, तो वो आप वाउचर बनाएंगे वो ठीक है। और उसमें एक और चीज है कि मैम अगर वो 10,000 के ऊपर का है तो आपको बैंक से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, वो अलग एक एविडेंस हो जाता है कि इट हैज बीन परचेज्ड। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, अमेंडमेंट ऑर्डर 2023 के किस कानून के अंतर्गत 4 मार्क आभूषण की बिक्री पर रोक लगाया है? यह सवाल है मैम अधिवक्ता S अब्दुल नजर साहब का। आप स्टेट ट्रेजरर हैं ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के। मैम केरल का नाम हमारे सराफा व्यापार में ऐसे तो मैम लिटरेसी का सबसे ज्यादा है। जी मैम। तो यहाँ मैम ये जो लाइसेंसिंग का जो प्रक्रिया है इसमें भी ये काफी आगे है मैम। ये उस स्टेट के जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनके एक मुख्य व्यक्ति है मैम, और ये एडवोकेट भी है। इनका ये पूछना था मैम कि किस कानून के अंतर्गत 4 मार्क हॉलमार्क की बिक्री पे प्रतिबंध लगाएगा? देखिए जो मैंने पहले भी आपको बताया, अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि ये जो हमने हॉलमार्किंग का ऑर्डर निकाला है ये हमने अपने BIS एक्ट के तहत निकाला है। ठीक है, BIS एक्ट में हमारा जो सेक्शन 14 है उसका सबसेक्शन 3, सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 एंड 3 और सेक्शन 16 के सेक्शन 1 एंड 2 और सेक्शन 17 और सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 एंड 3 उनके तहत हमने ये ऑर्डर निकाला है। दूसरी चीज साथ में अगर आप पूरा QCO पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हमने लिखा है कि ये हमारा स्टैंडर्ड की कंफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हमारा स्टैंडर्ड कौन सा है? IS 1417, राइट। तो 1417 में अब हमारी मार्किंग क्या हो गई है? HUID। जी मैम। तो हमें क्या फॉलो करना है? HUID। तो पुराना हॉलमार्क तो जब स्टैंडर्ड में ही नहीं रहा जी, तो वो कहाँ से यूज होगा? वो यूज ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसके लिए और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमें मेरे एक ऑफिसर मिस्टर इंद्रजीत। हाँ जी मैडम। इसमें अगर तुम और थोड़ा बताना चाहोगे तो बता सकते हो। कौन सा पॉइंट पे मैडम? पॉइंट नंबर 12 की हमने 4 हॉलमार्क कौन से कानून के तहत रोके हैं? अगर हम सेक्शन 15(3) देखें मैडम तो हमारा सेक्शन 15(3) कह रहा है कि वही ज्वेलरी हॉलमार्क सेल करेंगे विच हैज बीन हॉलमार्क्ड एज पर द रेगुलेशंस। और रेगुलेशंस स्पेसिफाई कर रहा है कि जैसे कि इंडियन IS में लिखा हुआ है IS 1417 में वैसे ही हॉलमार्क होगी। जैसे ही मेरा IS चेंज होता है वैसे ही मेरे को रेगुलेशन और एक्ट से ये पावर मिलती है कि वही ज्वेलरी सेल करेंगे जो कि 1417 अमेंडमेंट के हिसाब से यानी HUID के हिसाब से मार्क की हुई है, तो वही सेल कर पाएंगे। तो मेरे को एक्ट और रेगुलेशन दोनों ये पावर दे रहे हैं। ठीक है सोनी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम ये जो अगला सवाल है ये है दिल्ली के, आप एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं संघ सराफा मोर्चा के श्री प्रवीण शर्मा जी। क्या कहना है कि अभी अमेंडमेंट ऑर्डर 2023 के लागू होने के बाद
बहुत सारे सराफा को एक ही आभूषण जो 4 मार्क से हॉलमार्क किया हुआ है उसे दोबारा HUID से मार्क कराना पड़ रहा है। मैम इनकी गुजारिश है कि क्या कुछ सब्सिडी की गुंजाइश है? जी मैम। देखिए इसमें ना 2-3 चीजें हैं जी। एक चीज तो ये है कि कुछ ASCs ने खुद भी बोला है कि अगर ज्वेलर हमारे पास या मैन्युफैक्चरर जो भी है पुराना ओल्ड हॉलमार्क की ज्वेलरी उनके पास लेकर के आएगा विद ड्यू बिल्स एंड इनवॉइसेस, तो दे विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट, करेक्ट मैम। ठीक है। और दूसरा, जो भी रिटेलर है या जो भी अपना कर रहा है, सब हॉलमार्किंग तो कस्टमर से ही लेते हैं। मैम फाइनली तो एंड पेमेंट उन्हीं को करना, पेमेंट तो एंड कंज्यूमर ही कर रहा है। जी मैम। तो प्रवीण शर्मा जी अगर आप मौजूद हैं तो आपने जवाब सुन ली है और मैं तो पूर्णतः सेटिस्फाइड हूँ उस जवाब से। मैम अगला सवाल है, यह है श्री बी मुथु वेंकट राम जी, आप प्रेसिडेंट हैं कोयम्बटूर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, और BIS के साथ या जो भी सराफा इंडस्ट्री में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है मैम उसमें इनकी उपस्थिति रहती है, काफी एक्टिव है मैम। तो इनका 4 मार्क ये जो बिक्री के लिए जो समय विस्तार दिया गया है, इनका एक रिक्वेस्ट है कि कुछ और विस्तार दिया जाए। तो कारण बताने पड़ेंगे ना, कारण बताने पड़ेंगे, क्यों दे? 1.25 साल पहले दे दिया, 3 महीना और दे दिया, पूरे 2 साल हो जाएंगे, तो और क्यों चाहिए? ये तो मैम 1 साल 8 महीना 23 दिन, उसके अलावा फिर ये मिला है अभी जो ये सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा एक एक्सटेंशन 3 महीने, तो 1 साल हो गया, पूरा 2 साल हो गया। जी मैम करेक्ट। तो मेरी समझ से ये उनको जवाब मिल गया है मैम। अगले सवाल पे चलते हैं। मार्केट सर्विलांस के हेतु पहुंचे BIS अधिकारी ने ज्वेलर्स के द्वारा 2 होता है मैम, एक तो हुआ खुद का हॉलमार्क करवाया हुआ, दूसरा होता है जो उन्होंने परचेज किया होलसेलर से या निर्माता से। तो उन आभूषण को जो इनका नहीं था, इनका परचेज किया हुआ था, उसको लेने से वो मार्केट सर्विलांस के लिए जो अधिकारी गए थे, माननीय अधिकारी, उन्होंने उसे स्वीकार न किया, उन्होंने इनके हॉलमार्क आभूषण स्वीकार किया। यह सवाल है मैम आसाम के श्री विनोद। तो जिसने भी ये किया वो गलत है। अगर आप इनमें इसकी पूरी जानकारी देंगे ना कि ऐसा, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते। देखिए हम जब कह रहे हैं आप एक हॉलमार्क ज्वेलरी बेचेंगे, चाहे आप खुद करा रहे हैं, चाहे आप होलसेलर से खरीद रहे हैं, कहीं से भी लेकर के आप हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं, और हमारा काम है उस हॉलमार्क ज्वेलरी की प्योरिटी को देखना, ठीक है ना। सो हम सैंपल हम कोई भी ले सकते हैं, हमारा अधिकारी ऐसे मना नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप हम इसके कुछ डिटेल देंगे तो हम इसकी तह तक जा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। करेक्ट, करेक्ट। अगला सवाल है मैम, श्रीमान राजेंद्र परमार जी का, आप अंबाला सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ज्वेलर्स गार्ड 2021 बिंदु 5.21.5 के अनुसार काउंटर सैंपल के टेस्टिंग हेतु जो BIS अधिकारी आएंगे उन्हें 10,000 रुपए प्रतिदिन के दर से पेमेंट करना होगा, और अगर काउंटर सैंपल पास हो जाता है, शुद्धता में सही साबित होता है, तो यह पेमेंट जो लिया गया क्या यह उचित है? इसका मैम आपने जवाब दिया है, अभी ऑलरेडी दे दिया जवाब, और अच्छे से दे दिया। हाँ, अच्छे से मिल गया है। इसीलिए अगले सवाल पे चलते हैं मैम। बुलियन हॉलमार्किंग हेतु BIS क्या ब्यूरो क्या कदम उठा रही है? बुलियन HUID हॉलमार्किंग शुरू करने की अनुमानित तिथि क्या है? बुलियन हॉलमार्किंग का देखिए अभी हम लोगों ने मैंडेटरी नहीं किया है। रिफाइनरीज को हमने 40 रिफाइनरीज हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है हॉलमार्किंग का, लेकिन मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए एक हमारा एडवाइजरी ग्रुप बना है जो ये सोच रहा है, क्योंकि दैट इज द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल ही हमारा हॉलमार्क होगा तो आगे ज्वेलरी भी हमारी सारी अच्छी ही आएगी, ऐसा हम
मानते हैं। तो मैं उसके लिए अभी डेट तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कब तक ये हो जाएगा, पर हमारी एडवाइजरी कमेटी हमारे DGBIS के अंडर में बनी है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी मीटिंग हमारी पहले होनी थी 6 अप्रैल को कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, पर किसी कारणवश से वो मीटिंग हमें पोस्टपोन कर दी है। तो और वो मीटिंग अब 2 मई की है। तो जो भी उसके हमारे मेंबर्स हैं जो आज मीटिंग में भी हैं, तो अभी हम उनको इंटीमेशन कल परसों में चला जाएगा कि ये मीटिंग अब 2 मई को होगी। सो 2 मई के बाद जो भी फिर उसके बाद दिशा निर्देश हम बना पाएंगे तो हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। मैडम थोड़ा सा इसमें मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी बताइए। मैं चूंकि BIS MTD 10 का मेंबर भी हूँ, हाँ जी, और मैंने ये बात अच्छी तरह से रेज की थी कि अपना जो 995 की हमने जो इसको क्या स्टैंडर्ड गोल्ड के नाम पर यहाँ पर यूज हो रहा है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं माने स्मगलिंग को भी बूस्ट करता है, इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। क्योंकि क्या होता है मैडम कि 49 के बिस्किट स्मगल होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं 992 तक। अच्छा। और वो स्टैंडर्ड गार्ड एक की प्लेट, सपोज करिए कि मिस्टर एक्स से एक प्लेट बैंक से खरीदी या आपके MMTC से खरीदी, वो उसकी मल्टीपल प्लेट्स बाजार के अंदर में उसी सीरियल नंबर के हिसाब से, उसी मार्किंग के हिसाब से बिकती है, उसी नंबर और उसी मार्किंग के हिसाब से ग्रे मार्केट में बिकती है। और मजे की बात यह है कि 992 993 की प्योरिटी रहती है। आपने जो बात को, आपका जो कॉन्सर्न था कि भाई जब सोना ही शुद्ध नहीं होगा हाँ, तो फिर आगे क्या होगी। नंबर दो बात यह है कि हमने कॉइनेज के लिए भी आपको रिफाइनरी से क्लब कराने का रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि यदि कॉपर या लेड के ऊपर स्ट्रिपिंग हो जाए तो कोई भी लेजर मशीन, कोई भी आपके XR की कैपेसिटी नहीं है कि 0.3 PPT से ज्यादा जांच सके। तो हमने इसीलिए इसको क्लब करवाने की चेष्टा की और उसको माना तो गया है, सफल होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कि कॉइनेज की हॉलमार्किंग और मैन्युफैक्चरिंग को क्लब कर दिया जाए रिफाइनरी से, ताकि क्या है कि अकाउंटेबिलिटी रहे। बिल्कुल। कम से कम हाँ, कहीं पर कुछ बिक रहा है, कोई परचेज कर रहा है, सपोज करिए कि किसी एक वाई कस्टमर ने खरीदा तो बेचने के लिए तो खरीदे नहीं है। अब वो कब जा करके किसको दिया जाएगा, कहाँ वो पकड़ में आएगी, बात कोई नहीं जानता है। तो जब हम टोटल इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात ये थी 995 के लिए मैंने क्वेश्चन रेज किया था जिसका आज तक जवाब नहीं मिला है। मैंने कहा व्हाट इज द बोनाफाइड नीड ऑफ 995। तो जवाब नहीं, आज तक जवाब नहीं है। कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता होता है, वो थोड़ा सा कॉइनेज में थोड़ी रेट कमाल की बात कर रहे हैं। एक 10 ग्राम की कॉइन में 50-60 रुपए का फर्क पड़ेगा, जो आदमी 200-250 और 300 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो जो आदमी 50-60 हजार रुपए दे रहा है वो क्या 300 रुपए के लिए भी किंतु करेगा क्या, उसका क्वेश्चन लाएगा क्या? ये बात थोड़ी समझने की बातें हैं, ये इसकी बेसिक डेप्थ है। मेरे को परवरजीत सिंह जी सर जी, ये सब जो टीम है हमारी, विशेष करके परवरजीत सिंह जी चेयरमैन सर मेरे को बहुत मानते हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन रेज करता हूँ बड़ा लॉजिकल और बोनाफाइड करता हूँ। अननेसेसरी हर चीज में देखिए कोई चीज की अड़ंगेबाजी डालना उचित नहीं होता है। सही बात है। हो सकता है मैं आपके साथ शीघ्र मिलूं भी, अलग बात है। यदि हमारी कुछ कॉन्सर्न को हमें रिसॉल्व करना होगा जो जेन्युइन है तो मैं आपके पास बिल्कुल होऊंगा, उसको लेके हमारे सोनी जी आएंगे, हम लोग आएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जी मैम। तो मैम बस एक लाइन मैं बोलूंगा मैम, निर्माता ज्वेलर होलसेलर को या कंज्यूमर के हित का संरक्षण तब कर सकता है जब उसके खुद के हित का संरक्षण हो। सही बात है। बुलियन, हॉलमार्क बुलियन मिलना हमारे निर्माता ज्वेलर के हित का संरक्षण है मैम। अगला सवाल है मैम, ये सेम टाइप ऑफ सवाल है, ये झारखंड से संयुक्त सराफा मोर्चा के डायरेक्टर श्री राज बर्मन जी का। इनका है कि चांदी की हॉलमार्किंग, HUID हॉलमार्किंग कब शुरू होगी, क्या कुछ अनुमानित तिथि अभी है? अभी इसकी अनुमानित तिथि नहीं है, अभी तो ये वॉलंटरी में ही चल रहा है। थोड़े से हैं ज्वेलर्स हमारे पास हॉलमार्किंग के लिए, सिल्वर के लिए, बट अभी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। पहले हमारा गोल्ड का स्टेबलाइज हो जाए, जी मैम, फिर सिल्वर को भी मैंडेटरी करते हैं। जी सही है मैम। अगला सवाल है मैम, यह मतलब सराफा इंडस्ट्री में काफी इस पे हीटेड डिबेट होता है मैम
ये सही मायने में एक व्यवहारिक सवाल है, बेसिक सवाल है मैम। और इसे पूछा है ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के सेक्रेटरी श्री नीरज लुनावत साहब ने। ये है कि सिंगल पीस ऑर्नामेंट, सिंगल पीस आर्टिकल का जो लॉट होता है उसकी बाबत है। इसमें जयपुर तो रत्न की नगरी है मैम, वहाँ एक सिंपल सा चीज होता है कि रत्न की या राशि रत्न की जो अंगूठी होती है सिंगल पीस, तो उसे हॉलमार्क कराने में मैम बड़ा प्रॉब्लम आता है। XRF तो हो जाता है, लेकिन फायर ऐसे करने के दौरान जितना सोना एक अंगूठी से निकालता है, एक ही तरीके से निकालेंगे तो वो अंगूठी करीब करीब नष्ट हो जाती है मैम। इसका कहना है कि कोई एक व्यवहारिक सिस्टम सिर्फ इसके लिए, और यही नहीं मैम, मतलब ये सारे इंडस्ट्री में है। कुछ लोग एक एक ऑर्नामेंट भी बनाते हैं, लेकिन तो रत्न का मार्केट है वो तो सिंगल पीस हमेशा बनाता है, एक खास नाप से, एक खास वजन का। तो इसमें मैम एक व्यवहारिक इसका स्टैंडर्ड अभी बन रहा है कि हम सिर्फ XRF से ही हॉलमार्किंग कर दें। हाँ, आपको सपोर्ट करता हूँ मैडम। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन MTD 10 में आया था, और मैंने कहा था कि इसको सेल्फ सर्टिफिकेशन के हिसाब से एक पीस की यदि हॉलमार्किंग होती है तो खाली XRF से हो जाए, और उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन अगला जो भी सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देवे। तो ये क्या है कि उससे अननेसेसरी एक बर्डन नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट पर, और ये चलते जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन में अकाउंटेबल तो जो बना के दे रहा है वही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड अभी इसको एक्सेप्ट MTD 10 ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, अभी आगे कहाँ तक पहुंचा नहीं जानता हूँ मैं। ओके मैम, आग्रह था मैम कि इस सवाल को मैम नोट कर लिया जाता मैम, क्योंकि नोट कर लिया मजबूरी में मैम कानून नहीं नोटेड है, आ जाती है कि आपको उल्लंघन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल है मैम श्रीमान ललित चंद्र सोनी, ललित सुरेश चंद्र सोनी जी का। आप संयुक्त सराफा मोर्चा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं, MP से। BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में कार्यरत महिला स्टाफ, पुरुष स्टाफ या प्रतिष्ठान का स्वामी या अन्य जो जिनका वहां मौजूद रहना जरूरी है, उनके द्वारा जो निजी आभूषण इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसका भी HUID होना जरूरी है या ऑर्डर 2023 के आलोक में? अब इसका मैं जवाब आपसे ये पूछूं कि अगर कोई लैक्मे की फैक्ट्री में काम करता है तो क्या उसको ज्वेलरी सिर्फ लैक्मे की यूज करनी है, वो रेवलॉन या बेबलिन और कोई यूज नहीं कर सकता क्या? ऐसा तो नहीं होता है। जी मैम, तो ठीक है, हमारे तरफ से मैम आपने जवाब दे दिया है। जी मैम, एक ही लाइन में आपने जवाब दे दिया। वो निजी ज्वेलरी है मैम, निजी है, निजी उसकी अपनी जरूरत जैसे उसको ठीक लगता है। क्योंकि हमारे अक्सर होता है मैम कि हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का, उनका अगर वही मैं बोल रही हूँ, हाँ, हम उसे जिंदगी भर रखते हैं कि ये हमारी निशानी है। बिल्कुल। अब बाटा के जूते की कंपनी में काम करने वाला क्या सिर्फ बाटा का जूता पहनेगा? उसको अगर नाइकी का अच्छा लगेगा तो वो नहीं पहन सकता, ऐसा तो नहीं होता। एज एन उपभोक्ता उनका अधिकार है, अधिकार है। हाँ। अगला सवाल है मैम, यह है पंजाब के श्रीमान शिव भंडारी जी का, जो चीफ एडवाइजर है स्वर्णकार सर पंजाब के मैम। ज्वेलर्स अपने पुराने स्टॉक को नया बताकर उपभोक्ता के आगे प्रस्तुत करते रहते हैं। यह मजबूरी है मैम, पुराना स्टॉक को कोई हटा नहीं सकता है। तो कभी कभी BIS केयर ऐप पे उपभोक्ता उसके निर्माण की तारीख देख सकता है, एक्चुअली मतलब हॉलमार्किंग की तारीख। और यह जो ज्वेलर का जो कहना रहता है कि मैम बिल्कुल नया स्टॉक है, अभी तुरंत आया मैम, कि उसका भंडाफोड़ हो जाता है। इनका एक छोटा सा आग्रह था मैम कि क्या तारीख देना जरूरी है ऐप पे? हाँ, तारीख देने से तो हमारी ट्रेसेबिलिटी अच्छे से बनती है ना। जी मैम। देखिए, ये कोई पेरिशेबल आइटम तो है नहीं। बिल्कुल मैम। खाने पीने का कोई ऐसा या कॉस्मेटिक तो कुछ ऐसा है नहीं कि मेरे को उसकी डेट से कोई फर्क पड़ रहा है। जी जी जी, मुझे उसकी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर देखिए कस्टमर को डिजाइन पसंद आया बस, और उसने ले लिया बस, और उसको प्योरिटी वो मिल रही है तो ठीक है, डेट से उसको क्या फर्क पड़ेगा? डेट से तो एक्सपायरी डेट तो है ना, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, सदियों चलती है, पुश्तों तक चलती है। और अभी उल्टे की तरफ भी मूव कर रहा है।
नहीं मनीष जी, इसमें तो उल्टे कई लोग पुरानी ज्वेलरी खरीदना भी पसंद करते हैं। हाँ, एंटीक पीस लेना पसंद करते हैं। जी मैम। तो हाँ जी। अगला सवाल है मैम, रिटेल ज्वेलर्स, निर्माता ज्वेलर्स द्वारा निर्मित आभूषण उपभोक्ता को बेचते हैं। उपभोक्ता निर्माता ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन नंबर से, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका नाम पता मालूम कर उससे जुड़ जाता है। रिटेल ज्वेलर्स के व्यापार करने का अधिकार बाधित होता है। यह सवाल है मैम सिक्किम से श्रीमान रजत वर्मा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों का बिजनेस डाउन हुआ है? अगर आप हमें कुछ ऐसा डाटा तो दीजिए पहले। सही है मैम। बिना डाटा के तो हम लोग बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखिए जो एक उपभोक्ता है उसको ये जानने का अधिकार है। बिल तो ज्वेलर उसको दे ही रहा है ना। अगर उसने HUID केयर ऐप में नहीं भी देखा तो उसके पास तो डिटेल है ही। जी मैम। अच्छा मैम, ये अभी जो PPT पे अभी एक बात बताया गया था, हाँ, कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी होगा, जो अभी शुरू नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो जाए। ओनरशिप अगर होता है तो इसका जवाब तो मिल जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं, ज्वेलर्स क्या चाहते हैं, होना चाहिए? और अन्य कई लोगों ने भी मैम हाथ उठाया है। मतलब आप लोग चाहते हैं एंड ऑफ द जर्नी तो मैम यही है, इतना तो हम समझ चुके हैं। एज ए लॉयर मैं भी मैम कानून का विद्यार्थी हूँ, तो एंड ऑफ द जर्नी यही है, दिल्ली यही है, चाहे कहीं से भी आए दिल्ली यही है, पहुंचना यही है, ये तो हम समझ चुके हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। मैम भारत में रहना है तो भारत के संसद का कानून फॉलो करना, मानना ही होगा। एक लाइन की बात है मैम, जो हम लोग अपने वेबिनार में मैम बोलते हैं, तभी भारत भारत है। और जो ना फॉलो करता है वहां मैम आटे के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। जी मैम। और हाँ जी। सेम सवाल मैम इनका भी था, मध्य प्रदेश के श्रीमान राजा सराफ जी का, जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन संघर्ष समिति के, इनका भी वही था कि ज्वेलर्स, निर्माता ज्वेलर्स का नाम पता कर लेता है। हाँ वो ठीक है, वो तो हो गया जवाब। ठीक है, सेम पैटर्न पे है। हाँ। ज्वेलर्स ने उपभोक्ता से पुराना 10 ग्राम स्वर्णाभूषण लिया, उसी 10 ग्राम सोने को आर्टिजन को इशू कर दिया, उसी 10 ग्राम सोने से बना हुआ चेन ले लिया और उसी 10 ग्राम के चेन को वापस उपभोक्ता को इशू कर दिया, लेकिन कुछ और बना करके। हाँ, कुछ और नया ऑर्नामेंट बना के, और वो नन हॉलमार्क कर रहे हैं। और उनका थ्योरी यह है कि हमने तो ना सोना खरीदा ना सोना बेचा, हम सोना बेच नहीं रहे हैं और इसीलिए हम नन हॉलमार्क दे सकते हैं 2 ग्राम के ऊपर। नहीं, जब आप कुछ बेचने जा रहे हैं कानून ये बोलता है कि इट हैज टू बी हॉलमार्क, तो इट हैज टू बी हॉलमार्क। करेक्ट है मैम। और मैम अगर इसी पैटर्न को आगे लागू करें मैम, तब तो होगा कि हमारे घर में अगर सोना है तो हम सोना देके कार खरीद लेंगे, मेरा GST बच जाएगा। और हम सोना देके मतलब एक बार्टर सिस्टम तो अलाउड नहीं है इंडिया में। तो इसीलिए यह जो मतलब बेसिकली ये सवाल गलत है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो इंडिया का सारा टैक्सेशन का कानून फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यह सवाल में बड़ा अच्छा था। ये था सिकंदराबाद के जो विश्वकर्मा एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, ये किशन राव जी, उन्होंने ये सवाल भेजा था मैम। और अगला सवाल है मैम उत्तराखंड के श्रीमान गुरजीत सिंह का, जो प्रदेश महासचिव हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन उत्तराखंड का। मैम उत्तराखंड में एक खासियत है मैम की जो वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, कभी कभी मैम वो पड़ोस के हॉलमार्क सेंटर में जाने में 200 किलोमीटर टाइम लग जाता है। तो इनका कहना है कि कभी कभी फोन करने पे हॉलमार्क सेंटर बोलता है कि भाई 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद। ठीक है, ठीक है। और कभी कभी मैम होता है कि स्वास्थ्य कारण से या निजी कारण से, मतलब आर्टिजन ने रेडी हॉलमार्क नन हॉलमार्क आभूषण हमें दे दिया, बना के दे दिया। हम मैन्युफैक्चरर हैं, ज्वेलर के साथ हम थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर भी तो करते हैं। तो वह किसी इन सब कारणों से वह 2-4-5 दिन बाद जाता है हॉलमार्क सेंटर पे, और तब तक वह नन हॉलमार्क रेडी आइटम, उसका हिसाब, उसका अपने पास हिसाब रख लेना कि ये मेरा हॉलमार्किंग के लिए आया है, इसको मुझे लेके जाना है, बस। तो हिसाब मैम होगा, इशू रिसीव वाउचर होगा जो हमने बस। हाँ,
अलग से पैक बिल्कुल। करके रखना चाहिए कि हॉलमार्क सेंटर को भेजने के लिए रखा हुआ भेजने है, के तो तैयार है। हाँ बस। तो ठीक है मैम। गुरजीत जी आपने इस सवाल को बड़ा प्रमुखता से आगे रखा था, आपने सुना होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे सर। और अगला सवाल है मैम, कर्नाटक के श्रीमान श्रीकांत करी, आप चेयरमैन है कर्नाटक ज्वेलर्स फेडरेशन के। ज्वेलर्स उपभोक्ता से पुराने HUID का आभूषण क्रय कर उस आभूषण को किसी और उपभोक्ता को विक्रय कर सकता है? मतलब HUID को खरीद के, ओल्ड HUID कस्टमर से लेके किसी और कस्टमर को हमें क्या परेशानी है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं मैम। और अगला सवाल है, यह अभी जो मीटिंग शुरू करने के पहले जो यह सब हुआ है, जो कुछ ज्वेलर्स ने भेजा था, ये शायद वो सवाल है। ज्वेलर्स का BIS हॉलमार्क अकाउंट कोई भी हॉलमार्क सेंटर ऑपरेट कर लेता है, बिना तो कभी उनकी बिना मर्जी के भी या गलती से भी कर सकता है। तो ये गलत है। कहना है मैम कि इस उनका जो अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट में एंट्री के लिए OTP चाहिए, उनका एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। मान लिया, ये सुझाव हमने मान लिया, इसके ऊपर हम अपना कार्य करेंगे। वेरी गुड सजेशन। इनफैक्ट आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने ये सजेशन दिया है, ये बहुत सही दिया है और इसको हम अपना लागू करा लेंगे। ये हम लोग मैम जो ये यहाँ लोग जुटे हुए हैं मैम, उन्हीं से एक सज्जन ने भेजा है मैम। तो थैंक यू सर, आपका नाम मुझे नहीं पता, बट एनीवे थैंक यू। और इसके अलावा अगला जो मैम है, यह भी मीटिंग से ही लिया गया है जिले में इसका, लेकिन आपने जवाब मैम दे दिया। दे दिया खुल गया तो हाँ, तो दे दिया जवाब। हाँ, जो ऑफसाइट जो हॉलमार्क सेंटर उससे इस सवाल की पूर्ति होती है। सवाल मैम मैं दोहरा देता हूँ, लोग सुन ले। सिर्फ जिले में इकलौता हॉलमार्क सेंटर खुल गया है तो जिला मैंडेटरी लिस्ट में शामिल हो जाता है। वही जब इकलौता सेंटर बंद हो जाता है तो जिले को मैंडेटरी लिस्ट से बाहर नहीं किया जाता, क्योंकि आसपास के जिले के लोग, आसपास जिले के हॉलमार्क सेंटर ऑफसाइट हॉलमार्क सेंटर की सुविधा से इस गैप को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है मैम श्रीमान महेश वर्मा जी का, आप सेक्रेटरी हैं ओडिशा ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हॉलमार्क मैंडेटरी जिले की लिस्ट मिलने में मैम इनको असुविधा हो रही है। इनके क्षेत्र के कई लोग अपडेटेड लिस्ट मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे भुवनेश्वर ब्रांच ऑफिस से जाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से निकल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इसका जवाब मिल गया महेश वर्मा जी, आपका जवाब मिल गया है। अगला सवाल है निर्माता ज्वेलर्स को एक जो मैम जब ये मैंडेटरी हुआ था हॉलमार्क, जब 2021 में मैंडेटरी हुआ था, उस समय से काफी अगला जो 2-3 सवाल है इस पे काफी गहन चिंतन मनन, SOP और बहुत सारे चीज भी हुए थे समाज में। तो निर्माता ज्वेलर्स नॉन हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण को स्टोर कर सकता है क्या? एक निर्माता ज्वेलर वो तब उसे मार्क करेगा जब वो उपभोक्ता को बेचने, कंज्यूमर को बेचने जाएगा, तब तक वो पूरा स्टॉक नॉन हॉलमार्क रखेगा अपना। क्यों बना के उसने करना क्या है? बना करके उसने बेचना ही है। फिर वही बात आती है, कोई पेरिशेबल आइटम तो ये है नहीं। ठीक है, तो अगर उसने हॉलमार्क करा के रखा है, जब भी उसको ऑर्डर मिलेगा वो आगे दे देगा, दे देंगे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सवाल में मैम थोड़ा सा ये शंका आता है। शंका आनी नहीं चाहिए। आपको ये समझना है कि मैंने जो भी बनाया है मैंने बेचने के लिए बनाया है, और मुझे बेचना कैसे है? HUID के साथ। करेक्ट। तो उसके आगे तो फिर और कुछ बचता नहीं है ना कहने के लिए। आप HUID करवा लें और उसे स्टॉक में रखें। एक और कंसेप्ट मैम जो दिया जा रहा था कि निर्माता ज्वेलर स्वनिर्मित, खुद के द्वारा निर्मित आभूषण को किसी और के नाम पे, उनकी मर्जी से, उनका कहना था कि उनकी मर्जी से हम अपने बने हुए आभूषण उनके नाम पे हॉलमार्क करवाएंगे। मतलब इसमें नाम कहाँ से आ गया बीच में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हॉलमार्क कराने के लिए अब क्या चाहिए? BIS का लोगो, प्योरिटी और HUID। तो इसमें तो किसी ज्वेलर का, किसी मैन्युफैक्चरर, किसी का नाम ही नहीं आ रहा जी। तो परेशानी क्या है? सही है मैम।
जो अगला सवाल है मैम, बस 2-4 और सवाल है मैम। भारत के हॉलमार्क कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है मैम? यह सवाल संयुक्त सराफा मोर्चा की तरफ से है मैम। अंतिम लक्ष्य मैम क्या है? व्हाट इज द एंड गोल? सबको प्योर शुद्ध ज्वेलरी मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले। और अगला जो सवाल है मैम, किसी भी भारत को हॉलमार्किंग, मैम ये जो वियना कन्वेंशन है इसका नेम चेंज हो गया है, इसे अब हॉलमार्किंग कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन सेंटर अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट मैम। और उसका उन्होंने उसमें शामिल होने का फॉर्म वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैम इस हॉलमार्किंग कन्वेंशन में अगर भारत शामिल होगा तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? हमारे अंतर्गत ही आएगा, जहां तक मेरा वो है तो हमारे अंदर ही आएगा, क्योंकि हम ही लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है, हॉलमार्किंग की जिम्मेवारी हमें ही दी गई है। तो फिर भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ, इंद्रजीत मैडम ये हमारे अंडर में ही, हमारे अंडर हाँ में मैडम आएगा ये ना? हमारे, हाँ हाँ जी हमारे अंडर में अफेयर्स आएगा। मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है और बीएस के विभाग बीएस हुआ। हाँ, इसमें जो हमने डाटा मांगा है ना, अगर वो आप हमें इंफॉर्मेशन दे देंगे तो हमें अपना प्रपोजल आगे फॉरवर्ड करने में आसानी रहेगी। मिस्टर जेम्स जो उसने भेजी थी हमें चिट्ठी, और हमने उनसे कहा था कि आप हमें ये बता दीजिए कि अभी तक हमारा इन 24 कंट्रीज के साथ क्या ट्रेड रहा है, कितना हम लोग उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारा क्या प्रोजेक्शन है। तो अगर कुछ मिल जाएगा तो हमें भी एक वो मिल जाता है ना, एक सपोर्ट मिल जाती है सरकार को प्रपोजल आगे भेजने के लिए। मैम मतलब इसमें होगा कि डायरेक्ट वो सीसीएम कॉमन कंट्रोल मार्क लगाने का अधिकार, जो कि बड़ा प्रतिष्ठित मार्क है और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मार्क है, जो तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंसेस, वो सब जब तक नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहां हमारा एक्सपोर्ट होता है वहां सीसीएम चलता ही नहीं है। जी मैम, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जी मैम, करेक्ट है मैम। और ये लिस्ट में जो आखिरी सवाल है मैम, यह जो आपने इसका बहुत हद तक जवाब भी दिया भी है, ये बीएस एक्ट 1986 आया था पहली बार, और 86 से आज 1986 से आज 2030 हो गए हैं। तो बीएस ने अब तक इसमें शामिल होने हेतु क्या किया है? तो आपने कहा कि वो डेटा वगैरह जो आएगा, यही सवाल था मैम, लास्ट सवाल लिस्ट का। तो यह मैम टोटल सवाल थे। और आप मैम अगर ये मैम 9:05 हुए हैं मैम, आप अगर अलाउ करें मैम, तो जो हमारे जूम मीटिंग में अभी जो मौजूद हैं और जिन्हें हम पहचान रहे हैं मैम, जो वेरीफाइड हैं, आप अगर अलाउ करें मैम तो वो इंस्टेंटेनियस मैम सवाल लिया जा सकता है इसमें। कितना देर, ऑलरेडी 1.5 आवर्स की मीटिंग तो हो गई है, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है तो हम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए जिसके ऑलरेडी आंसर आ गए हैं। तो जो संयुक्त सराफा मोर्चा के द्वारा जो वेरीफाइड हैं उन्हीं को मैं मौका दे रहा हूं मैम। एक है आपके श्री राजा सराफ जबलपुर से, और दूसरे हैं श्री वहेश वर्मा जी कटक से, तीसरे हैं श्री प्रदीप सरकार आसाम से। तो मैं श्रीमान प्रदीप सरकार जी, सर छोटे और बैलेंस शब्दों में पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। श्री प्रदीप सरकार जी। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। तो मैं प्लेस का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा एक डिस्क्लेमर का बात आ जाती है। मेरे जानकारी चाहिए जो if the center is suspended from long time, if it is possible to do any type of marking? No. Then why they are doing that like a job? They are doing it illegally. You can tell us the details. We will take action. Okay. ठीक है सर, ठीक है। सेकंड है श्री राजा सराफ जी,
राजा सर, आप जो है 1 या 2 लाइन में सर पूछ लेंगे, जो बैलेंस शब्दों में सर जो पूछना है सर पूछ लीजिए, 1 या 2 लाइन में सर, छोटे में। धन्यवाद मणि जी। बस एक दो जो जिम्मेदारी वाली बात तो मैडम ने बोली कि जिम्मेदारी ज्वेलर्स की होगी, एक वो प्रश्न है। दूसरा, उपभोक्ताओं को जो असीमित समय दिया गया है टेस्ट कराने के लिए, एक उसके बारे में जानकारी चाहिए। और तीसरा, जो पेनाल्टी और आपराधिक क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा है उसको सिविल किया जाए। ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला आपने? पहला क्वेश्चन जो जिम्मेदारी वाले, जो ज्वेलर्स के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, अगर मान लीजिए कोई हॉलमार्क गलत होता है, जब सेंटर उसको टेस्ट कर लिया है उसके तो बाद अगर कहीं रीटेस्टिंग होता है। नहीं, हमने अपना प्रेजेंटेशन में क्या बोला है कि जिम्मेवारी एक मैन्युफैक्चरर की है और AHC की है जिसने बनवाया। जी ठीक है जी 50-50 है जी। और दूसरा, उपभोक्ताओं को जो टेस्ट कराने के लिए, रीटेस्टिंग के लिए असीमित समय दिया गया है, उसको अगर टाइमली कर दिया जाए। नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे आपका समझ नहीं आया। असीमित समय दिया गया मतलब उसने जनवरी में खरीदा 2023 में और 2030 में जाकर के वो टेस्ट करवाएगा, आप ये कह रहे हैं? ऐसा कुछ लॉ में कुछ नियम नहीं बनाया गया। अच्छा, इसका हम विचार करते हैं। इसे नोट कर एक मिनट मैं इसमें थोड़ा सा इसको स्पष्ट करूं। मैडम, होता क्या है कि जेवर पहनते पहनते कुछ घिस जाता है, वजन में वजन में वो समझ गई मैं समझ गई, इसीलिए मैं उस पॉइंट को नोट कर लेती हूँ। इसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है मैडम, अंतिम बस वही क्रिमिनल की जगह अगर सिविल कर दिया जाए। देखिए, बड़े बड़े हमने इंडिया में केसेस देखे हैं, फ्रूट आइटम्स में इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, लेकिन उनमें सिविल के मामले चलते हैं। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस जोड़ा गया है, उसको जरूर आप अगर सिविल में कन्वर्ट करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक मिनट, मैं अपने कोलीग से बात करना चाहती हूँ। इंद्रजीत। हाँ मैडम, इसके लिए एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस ये वहीं यूज किया जा रहा है जहाँ कोई मिसयूज करता है। अदरवाइज तो हमने कभी किसी के ऊपर अभी तक 2000 से जब से स्कीम स्टार्ट हुई है कभी किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया। ये भी ये जानते होंगे या ये बता पाएंगे। अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो वही हम कोर्ट में जाते हैं उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। ठीक है, सही है मैम। मैम, इसके जो पिछला वाला सवाल था मैम कि उपभोक्ता ज्वेलर्स से यहाँ से खरीदे गए वैलिड बिल के साथ जो परचेज है उसको रिटेस्ट करवा सकता है मैम। उसमें एक जो व्यवहारिक समस्या है मैम कि उसमें एक क्लॉज होना चाहिए, यू कैन नॉट गेट दोज आइटम्स रिपेयर्ड। एक सिंपली मैम मार्केट में एक लेजर सोल्डरिंग एक चीज आता है जो कि वो सोने से नहीं होता मैम। किसी का हार अगर टूट गया उसने लेजर सोल्डरिंग करवा लिया और उसके बाद अगर वो ले जाएगा तो 100% फेलियर होगा मैम, फेलियर ही होगा। तो ठीक है, ये आप अपने सजेशंस पर दे दीजिए, हम उसके लिए देखते हैं, हम अपने दिशा निर्देश बना लेंगे। ठीक है। महेश वर्मा जी कटक से सर, बस एक लाइन में सर सवाल पूछ लें। महेश वर्मा जी कटक से। जी मैडम नमस्कार। सजा का क्या प्रावधान है, इसमें क्या सजा मिलेगी? किस चीज के लिए? देखिए, इसमें हमारे सजा के 2 प्रावधान है। एक मिनट में इंद्रजीत। हाँ जी मैडम। हाँ, ये जरा पेनल्टी क्लॉज बता दीजिए, या अक्षय है तो अक्षय बता देगा। हाँ, मैं बता देता हूँ मैडम। इसमें एक्चुअली जो भी पर्सन कॉन्ट्रावेंस करेगा सेक्शन 6 और 8 ऑफ सेक्शन 14 को, तो दैट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 year और विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh rupees बट मे एक्सटेंड टू 5 times द वैल्यू ऑफ गुड्स। ये हमारा प्रोविजन है। ये तो मिसयूज के लिए हो गया ना? हाँ जी, मिसयूज के लिए ही है मैडम। दूसरे में हमारा कोई क्रिमिनल वाला इस तरह का प्रोविजन नहीं है। उसमें तो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो एक्शन है वही एक्शन लेते हैं। हाँ, और दूसरा एक कंपनसेशन का जो कंज्यूमर के लिए है, बस 2 ही चीजें हैं ना? बस 2 ही चीजें, बिल्कुल मैडम। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू इंद्रजीत सर। तो मैम ये आखिरी मैम आखिरी जी मैम आखिरी ले लेता हूँ आपके अनुसार। ये श्री ललित सोनी जी। मैडम नमस्कार। रिक्वेस्ट है सर, वो आप एक ही सवाल पूछेंगे सर, आप एक ही पूछेंगे और छोटे में पूछेंगे सर, प्लीज सर।
मेरा एक सवाल ये है कि जब ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर इतना बड़ा मतलब इतना काम है, तो उसके अंदर उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या फीचर्स दे रहे हैं? क्या उन्हें रिवॉल्वर या अदर ऑप्शन के लिए कुछ BIS कदम उठा रहा है क्या? सेफ्टी के लिए तो आई थिंक ऑलरेडी हमारे नॉर्म्स बने हैं। जब हमने ज्वेलर्स के कंसर्न सुने थे तो वो ऑलरेडी हमारे इन प्लेस हैं। मैम उनकी सुरक्षा, एक मिनट मैडम, मेरा आपसे निवेदन है कि ये चूंकि होम मिनिस्ट्री से जुड़ता है सब्जेक्ट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ये बात सही है कि जैसे जैसे सोना महंगा होते जा रहा है, वारदातें भी बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको कोलैबोरेट करके इसको मैंडेटरी करवाइए कि भी जो भी ज्वेलर या गोल्ड स्मिथ आपको अप्लाई करे, कम से कम उनको लाइसेंस इश्यू कर दिए जाए, वरना क्या है बहुत परेशानी। दुली चंद जी, ये हमारे मैंडेट में नहीं आता है। हमारे मैंडेट में मैं जानता हूँ, मैंने तो पहले ही इसीलिए मैंने बोला इसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। आप खाली इतना भी भेज दें कि हमारे पास में कंसर्न रेज हुई है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। खाली इतना भी बोल देंगे तो बहुत होगा। We are request to you, ma'am. Please concern this matter. मैम, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा करेल साहब के साथ। सर मैम, ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम है मैम, स्टेट गवर्नमेंट, और ये इनका सवाल इस लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। एक चीज और है कि आप अगर सभी काम विधिवत करेंगे तो आप इंश्योरेंस, ज्वेलरी इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई आपके गद्दी से, आपके प्रतिष्ठान से सामान उठाया, इंश्योरेंस कंपनी है, और आप जो वहां जो देते हैं, हॉलमार्क सेंटर को देते हैं, वहां से जो लाते हैं, एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड अंडर इंश्योरेंस। शर्त है कि आप विधिवत काम करें, और अगर फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आती है तो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, आप उनसे सुरक्षा मांग सकते हैं। और ये रिवॉल्वर या अन्य जो भी मतलब सुरक्षा के लिए बातें हैं, वो सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट देखता है। तो चलिए एक आखिरी प्रश्न मैं करूंगा मैडम से कि मैडम, यदि किसी गोल्ड स्मिथ को किसी गोल्ड स्मिथ को यदि कस्टमर डायरेक्ट अपना बुलियन विथ परचेज बिल वाला देता है बनाने के लिए, और ठीक है आपकी गवर्नेंस प्रोग्राम में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आर्टिजन्स को, गोल्ड स्मिथ को भी समझा रहे हैं कि अब मैक्सिमम जो आप हॉलमार्किंग लाइसेंस लीजिए, लेकिन उसमें जब वो ऑलरेडी इश्यू कर रहा है अपना सोना, हॉलमार्क तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर कोई बाधा तो नहीं है ना? हमें क्यों बाधा होगी? हमारी तरफ से तो कुछ नहीं होगा। जब तक कस्टमर को जो मिल रहा है वो हॉलमार्क होके मिल रहा है, तो हमें कोई बाधा नहीं होगी। और मनीष जी, खाली ओम जी से धन्यवाद ज्ञापन करा लीजिए। मेरे ख्याल से अपना समय बहुत हो गया है, बहुत हो गया, हम लोगों ने काफी समय लिया है। तो मित्रों, ये था आज नेशनल हॉलमार्किंग अवेयरनेस मीट का यह जो प्रोग्राम आप जिसमें सम्मिलित हुए, ये अब हम इसे एंड करने जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही हम लोगों ने एक इसका टैगलाइन है, सीधी बात BIS के साथ, बीच में कोई कड़ी नहीं है। आज आपके और BIS के बीच में कोई कड़ी नहीं है, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यह मैम BIS में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। कोई है जो हमारे प्रॉब्लम को सुनता है। मैम, भारतीय सराफा में दो तरह के लोग हैं मैम। एक जो चिंतित है कि उनका 1000 करोड़ का सेल 999 करोड़ का हो रहा है, और एक है मैम जिसे कि दाल रोटी की चिंता है कि उनका व्यापार चले, उनके बच्चे पढ़े, उनकी बेटी की शादी। तो मैम, हम लोग संयुक्त सराफा मोर्चा उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, और हम कोशिश करेंगे कि भारत के हर एक क्षेत्र में ऐसे वेबिनार करें। और आपसे आग्रह है मैम, हमको अलाउ कीजिए, हम ऐसा वेबिनार करें। और BIS के एक रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए। और आज का जो मैम है, मैं पक्का कहता हूँ मैम, इसका मैसेज जाएगा और बहुत फील गुड मैसेज जाएगा मैम। थैंक यू। अच्छा मैसेज। ओम जी को बोल दीजिए धन्यवाद ज्ञापन कर दें। जी सर, आप क्लोजिंग रिमार्क सर दें, और काफी समय हम लोगों ने ले लिया है। मैडम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। BSS परिवार, थैंक यू। और कल चले जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मैं आप सबसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सबकी बातें सुन करके, और हमें भी पता चलता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और सबकी असलियत में क्या इश्यूज हैं, और हम उनको किस तरीके से हम और अपने सिस्टम में अगर हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम वो भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक परिवार की तरह हमें संबोधन दिया है मैडम, बहुत बड़ी बात है, एक परिवार की तरह संबोधन दिया है।
Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. Good night. मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। वो कायागार से काछी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया